गुड मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी होस्ट सैयद नफ़ात। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। सबका जो ये वीक है वो बहुत अच्छा जा रहा होगा क्योंकि मौसम जो है वो पूरे पाकिस्तान का बहुत अच्छा हो रहा है। मेरा नया सेट भी आप देख रहे होंगे, बड़ा कलरफुल सा, बड़ा सॉफ्ट सा सेट है। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है जब से मेरे नए सेट में हल्की फुल्की चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता लाते जा रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है हमारा सेट? हमें कॉल करके मैसेज करके ज़रूर बताएं। मौसम की बात की क्योंकि मौसम मेरे सेट का भी बड़ा अच्छा हो रहा है। यहाँ पे बड़ा चिल हो रहा है ना, AC ज़रा ज़बरदस्त चल रहा है। तो मौसम की आज बात कर लेते हैं। आज कराची में सुबह सुबह 9:33 पर मेरे पास कॉल आई कि भाई यहाँ तो हो रही है बारिश, और मेरे फियांसे की कॉल आई कि आपके यहाँ बारिश हो रही है। मैंने कहा भाई हम तो बंद होते हैं एक जगह पे, आप लोगों का आउटडोर का काम है, हमें तो पता ही नहीं होता। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ तो बड़ी मज़ेदार किस्म की बारिश हो रही है। तो अगर आपके इलाके में भी हो रही है बारिश तो ज़रूर हमें बताएं। बारिश की जब बात हो रही है, कराची की जब बात हो रही है, तो कराची का वेदर भी शामिल कर लेते हैं। कराची का वेदर हो रहा है इस वक्त 30 डिग्री सेंटीग्रेड आज कराची का टेम्परेचर है। क्लाउडी हो रहा है आज कराची। ह्यूमिडिटी यानी कि जो है ह्यूमिडिटी जो चिपचिप वाला एक मौसम होता है वो बहुत ज़्यादा है। हवाएं भी 24 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही हैं, यानी कि हवाएं भी आज कराची में ज़्यादा चल रही हैं। तो ओवरऑल आज जो कराची का वेदर है वो बड़ा खुशगवार है, आउटिंग वाला वेदर है, सी व्यू पे जाने वाला आज वेदर है। लाहौर की अगर आज बात कर ली जाए कि लाहौर में कैसा वेदर है, तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड आज लाहौर का वेदर है। और भाई मेरे जो है टीम वाले कह रहे हैं चलते हैं आज सब मिलके इंशाल्लाह ताला, ज़रूर अगर हम यहाँ से जल्दी फारिग हो गए तो जाएंगे। तो लाहौर का आज जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। बड़ा सनी लाहौर में वेदर हुआ हुआ है। हवाएं लाहौर में बहुत कम चल रही हैं। भाई लाहौर वाले इतनी गर्मी में क्यों हैं आजकल? लाहौर में तो बड़ी तेज़ बारिशें होती थी, इस दफ़ा कराची जो है वो सबकत ले गया है बारिशों में, बरसातों में। अब अगर इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद में हो रहा है 34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और साथ ही साथ इस्लामाबाद में भी बहुत सनी वेदर है। हवाएं जो हैं इस्लामाबाद में भी बहुत कम चल रही हैं, यानी कि पंजाब में हो रही है गर्मी। और इस वक्त सबसे अच्छा जो मौसम चल रहा है वो चल रहा है सिंध का। ये रही मौसम की सूरत हाल। अब बात कर लेते हैं कुछ मज़े मज़े की उन चीज़ों की जो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। हमारी कोशिश होती है जब आपकी सुबह होती है, आप तमाम ख़वातीन और तमाम जो देखने वाले हैं नाश्ता करके जब फ्री होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी एक तो नॉलेज भी बढ़ाएं, जो आपकी जनरल नॉलेज है, और आपको इर्द गिर्द इस मुल्क के हालात से भी आगाह करें ताकि आप किसी भी चीज़ से बेखबर या महरूम ना रह जाएं। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। जी जनाब, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी चीज़ की जिसने ज़िंदगी को बहुत हद तक आसान तो बना ही दिया, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये लॉन्ग टाइम में हमारे प्लानट को, इस दुनिया को कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है। और मेरे कैमराज जो हैं वो इतनी जल्दी जल्दी स्विच हो जाते हैं। खैर, तो कितनी लॉन्ग रन में क्या नुकसानात दे रही है ये हमने कभी महसूस नहीं किया। चीज़ें जितनी ऑर्गेनिक होती हैं, जितना मशीन का इस्तेमाल ज़िंदगी में कम हो उतना अच्छा है। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। सहूलियात कहते हैं कि जितनी ज़्यादा हो उतना ज़्यादा इंसान जो है वो बेकार होना शुरू हो जाता है। हाथ पाँव जब काम नहीं करते हैं इतने ज़्यादा तो आपके साथ क्या होता है कि हाथ पाँव जवाब देना शुरू कर देते हैं। फिर जो पैसे आप सेव करते हैं वो आपकी सेहत पर लग जाते हैं। उसी तरह से पहले ये होता था कि घरों में ख़वातीन जो पुराने कपड़े होते थे उससे थैले सी लिया करती थी, जिसमें जो मर्द हजरात होते थे वो सब्ज़ी ले आते थे, दाल चीनी आ जाती थी उसमें। दूध वगैरह लेने के लिए बर्तन देना पड़ता था। जब दूध वाला दरवाजे पे आता था तो बर्तन लेके दरवाजे पे जाना पड़ता था। अब क्या सिचुएशन है? अब तो हर चीज़ पॉलीथीन बैग, डिस्पोजेबल डिस्पोजेबल डिस्पोजेबल। तो इन डिस्पोजेबल चीज़ों में क्या हुआ है कि हमारी ज़िंदगी भी बड़ी ज़्यादा डिस्पोजेबल हो गई है। मैं बात कर रही हूँ पॉलीथीन बैग की, जिसने ज़िंदगी को बहुत हद तक आसान तो किया लेकिन 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 हमारी सी लाइफ को ख़राब किया, हमारे माहौलियात को बहुत ज़्यादा तबाह किया। कूड़ा करकट इतना ज़्यादा पूरे मुल्क में बढ़ गया है जिसकी एक वजह, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह पॉलीथीन बैग। तो क्या ये शय, क्या चीज़ है पॉलीथीन बैग? आइए चल कर देखते हैं। 1000 साल, अच्छा जहाँ तक मैंने अब तक मेरी इन्फॉर्मेशन थी, पढ़ा मैंने, बेसिकली रिसर्च मैंने बड़ी डीप नहीं की थी इसके लिए, तो मुझे ये पता था कि 500 साल एक पॉलीथीन बैग की ज़िंदगी होती है। लेकिन इस वक्त जो हमारे पैकेजेस होते हैं बड़ी डीप रिसर्च के बाद हम तैयार करते हैं ताकि कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक ना पहुँचे। 1000 साल पॉलीथीन बैग की ज़िंदगी होती है अगर वो मिट्टी में हो, मिट्टी में दबा हुआ हो, और अगर पानी में हो तो 4500 साल तक जो है वो पॉलीथीन बैग वैसा का वैसा ही
रहेगा। आपको पता है कि मरीन लाइफ को भी इसने जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। काफ़ी सारी मछलियाँ ऐसी होती हैं, कछुए आपको पता लगा होगा, टर्टल बीच के नाम से एक पूरा बीच है पाकिस्तान में, कराची में होता था, और अब वहाँ पर कहते हैं कि भाई कोई टर्टल्स नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी फैल गई है, और टर्टल्स जो हैं वो प्लास्टिक खा लेते हैं, मर जाते हैं। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने टर्टल्स होते हैं ना, अब क्या होता है पॉलीथीन बैग में जो ग़िज़ा के छोटे छोटे से ज़रात लगे हुए होते हैं, वो उन्हें ग़िज़ा समझते हैं। जो मरीन लाइफ मछलियाँ होती हैं, कछुए होते हैं, वो उसे ग़िज़ा समझते हैं और वो पूरी पॉलीथीन बैग खा लेते हैं और इवेंचुअली वो मर जाते हैं। इतना ज़्यादा नुकसान है इस पॉलीथीन बैग का। तो मैं आप लोगों से तो यही गुजारिश करूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके अपनी लाइफ को ऑर्गेनिक बनाएं, अपनी लाइफ को बड़ा नेचुरल और बड़ा जो है ना मैनुअल बनाएं। आजकल ऑटोमेटिक गाड़ियाँ भी आ गई हैं, मैं तो उनके भी बड़ा खिलाफ हूँ। मैं तो कहती हूँ भाई चेंज करो बार बार गियर, उसमें आपका हाथ तो कम से कम काम करेगा। ऑटोमेटिक गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, खुद ही चल रही है, मतलब बिल्कुल क्या यार, कोई ज़िंदगी में कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए ना। ये तो रही जनाब पॉलीथीन बैग्स की बात। अब आपको बताते हैं कि शायद गैस भी हो जाए महंगी। क्यों हो जाए गैस महंगी? सुई गैस की बात हो रही है क्योंकि गैस की पैदावार में हम ले आए हैं कमी। किस हद तक कमी आई है, पैदावार कम क्यों की गई है, आइए चलकर देखते हैं। इस पर है कि गैस जो है वो महंगी अब ना हो जाए, पैदावार कम हो या ज़्यादा हो, लोड शेडिंग तो वही होती है गैस की सर्दियों में। सर्दियाँ कुछ दिनों में आने वाली हैं, तो उम्मीद है कि गैस की पैदावार में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह वो बढ़ा दें पैदावार, ताकि जो एक मुश्किलात का सामना स्पेशली पंजाब में, क्योंकि ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पर गैस की सप्लाई जो है वो रुक जाती है। उम्मीद है कि इस साल जो हालात हैं वो थोड़े बेहतर रहें। अब हम आपको सैर करवाते रहते हैं मुल्क के काफ़ी सारे इलाकों की, कभी कभी आपको मुल्क से बाहर भी लेकर जाते हैं, ऐसी जगहों की सैर करवाते हैं जो आपके लिए न्यू हो, जो मेरे लिए भी न्यू हो, और ऐसी अमेजिंग बातें वहाँ की पता चलें कि हम लोगों का भी दिल करे कि हम कभी देख कर आएँ, और अगर दिल नहीं करा तो कम से कम हमें पता तो हो कि वहाँ पर हो क्या रहा है। आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं जापान के शहर टोक्यो की, और टोक्यो के अंदर एक हाईवे है हैंशन। उस हाईवे की खासियत क्या है जनाब, आइए आपको इस विजुअल में दिखाते हैं और साथ साथ मैं बताती जाऊंगी कि क्या इसकी खुसूसियात हैं। जी जनाब, विजुअल्स लगा दीजिए, जापान ले चलिए हमारे व्यूअर्स को। अच्छा, होता पता है क्या है, कराची और पाकिस्तान की जब बात की जाए, कोई पुरानी बिल्डिंग भी बीच में आ रही होती है और अगर कोई शाहरा गुजारनी होती तो हम कहते हैं गिरा दें जी, बिल्डिंग गिरा दें। लेकिन एक हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी ऐसा हुआ था कि एक पुल बन रहा था, मुस्तफ़ा कमाल उस टाइम मेयर होते थे, तो जब उनको पता लगा कि जो बिल्डिंग हम गिराने का इरादा रख रहे हैं वो 200 साल पुरानी है, तो फिर उन्होंने कहा नहीं भाई मैं ये बिल्डिंग नहीं गिराऊँगा। उन्होंने फिर क्या किया कि नया मैप बनवाया, नया उसका पूरा जो है स्ट्रक्चर नया बनवाया, और उस बिल्डिंग के साइड से कुछ इस तरह सा नक्शा बनवाया कि उस बिल्डिंग के साइड से उस पुल को गुजारा गया और उस बिल्डिंग को बचा लिया गया। यहाँ पे हमने आपको सैर कराई जापान की, लेकिन मुल्क की हालात से भी आपको आगाह रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुल्क में हालात जो हैं वो दोबारा से थोड़े से कशीदा हैं। कशीदा इतने ज़्यादा नहीं है, स्ट्रीट क्राइम्स की मैं बात कर रही हूँ, जो छोटी मोटी चोरियाँ होती रहती हैं, मोबाइल फ़ोन्स की स्नैचिंग होती है, वो दोबारा से अर्बन सिटीज़ में यानी कि इस्लामाबाद, कराची और लाहौर जो बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, उसमें दोबारा से बढ़ चुकी है। तो अपना भी एहतियात रखें और अपनी फैमिली का भी एहतियात रखें। किस नौयत की ये स्ट्रीट का मकसद ये होता है, कौन से वाला कैमरा है मेरा, ये जी भाई हम सब भाई वाला मेरा कैमरा है। मैं यहाँ पर मैं बोल रही थी कि इन तमाम रिपोर्ट्स को दिखाने का आपको मकसद ये होता है कि अगर आप इन इलाकों में रहते हैं या आपके अजीज़ व अक़ारिब इन इलाकों में रहते हैं, तो उन्हें होशियार कर दें और ख़बरदार कर दें कि जनाब अगर कोई कीमती अशिया आपके पास हैं तो रूट्स ऐसे ना लें जो सन्नाटे हों। हमारे पास क्या हमारे पाकिस्तानी कल्चर में क्या है कि हम घर से ऑलरेडी लेट निकलते हैं, तैयार होने में टाइम लगा देते हैं, उसके बाद हमारी कोशिश होती है कि कोई शॉर्टकट मिल जाए, गलियों गलियों से हम निकल जाएं, जल्दी पहुंच जाएं, लेकिन ये शॉर्टकट्स आपको फिर बहुत ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं, आपके कीमती असासे आपसे लुट जाते हैं। तो जनाब बड़ा एहतियात बरतें और अपनी हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी खुद होती है। यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि खेलों की हम बात करते रहते हैं, फुटबॉलर्स बहुत सारे हमारे शो पर आते रहते हैं, लियारी में स्पेशली बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है। और स्पोर्ट्स की जब बात करते हैं तो पाकिस्तानी स्पोर्ट एक ऐसी स्पिरिट है जब बिना किसी रिसोर्सेज के, बिना किसी वसाइल के, ये तमाम स्पोर्ट्समैन हैं ये अपनी मदद आपके तहत इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करके पाकिस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन करते हैं।
क्या कितनी ज़्यादा इसको अनफॉर्चुनेटली इसे कहा जाए कि बदकिस्मती से ऐसा है कि जो पैसे हमें मिलते हैं हुकूमती सतह से, कुछ पैसे, वैसे तो बहुत कम ऐसा होता है कि हुकूमती सतह पे आपको सपोर्ट किया जाए, लेकिन अगर कभी कर भी लिया जाता है और अगर स्टेडियम्स बना भी दिए जाते हैं तो उसका जब वो उनके बन जाने के बाद कोई भी उनका पुरसाने हाल नहीं होता। कराची में भी एक ऐसा स्टेडियम है जिसे करोड़ों की मालियत से बनाया तो गया, तैयार तो किया गया, लेकिन अब उसका पुरसाने हाल कोई नहीं है। एक ही फुटबॉल स्टेडियम जो इतना बड़ा, इतना खूबसूरत था, अब उसकी जो हालत है वो ज़ार हो रही है। किस स्टेडियम की मैं बात कर रही हूँ, आइए चलकर देखते हैं इस पैकेज में। जी जनाब, स्टेडियम की हालत आपने चेक की, गोलीमार में ये स्टेडियम है। मैं एक स्टेडियम की हालत तो हम इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अब यहाँ पर मीडिया कवरेज आ चुकी है और इसको हाईलाइट कर दिया गया है, तो इसकी सूरत हाल तो हम बेहतर कर ही लेंगे, लेकिन आप लोगों से ये गुजारिश है कि अगर आपके घर के पास भी कोई पार्क है, कोई मैदान है जहाँ पर आपको पता है कि बच्चे खेलते हैं, तो क्या एक शहरी होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम भी उस चीज़ का ख्याल रखें? तो आप तमाम लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि अगर आपके घर के सामने कोई पार्क है जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो उन्हें पानी ज़रूर डाला करें, उसकी सफाई का थोड़ा सा ख्याल रखा करें। अगर मैदान है तो कोशिश करें कि वहाँ कूड़ा करकट ना फेंकें। इसी मैसेज के साथ यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा जी अच्छा पाकिस्तान। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब हम शामिल करेंगे आप तमाम लोगों की बहुत ही फेवरेट अंजुम रिजवी सर को। उनका सेगमेंट जो है वो अब स्टार्ट हो गया है। आज जो बात होगी वो भी एक नया टर्न जो है वो एक कश्मीरी इशू का एक नया टर्न सामने आया है, तो उससे बात करेंगे। आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं आप लोगों के बहुत ही फेवरेट अंजुम रिजवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह के शुक्र है। ठीक ठाक है सर, खैरियत से हैं? आपको बारिश मिली? आज बारिश हो रही थी? नहीं, क्लाउडी है। क्लाउडी और अच्छा लग रहा है, क्लाउडी है। हाँ, कुछ सीवी क्लाउड्स बन तो रहे हैं, अगर ये बन गए तो शायद थोड़ी सी ड्रिजलिंग वगैरह हो जाए। अच्छा, मुझे 9:30 पे तो कॉल आई थी कि आज ड्रिजलिंग हो रही है। हाँ, कुछ इलाकों में ज़रूर हो रही होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अंजुम साहब, एक नया टर्न कश्मीर इशू में आ गया है कि हम कल तक तो बात कर रहे थे कि भाई जो है यूएस के जो सदर है उन्होंने राब्ता किया है, उसके अलावा अब कल जो है बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी नरेंद्र मोदी से राब्ता किया है कि आप इस इशू को रिजॉल्व करें। आपको क्या लगता है कि अब बरतानिया की भी एक इसमें शमूलियत आ गई है, तो क्या फ्यूचर क्या आप देख रहे हैं? देखें, बरतानिया जो है वो तो इस किस्से की जड़ है ना। अच्छा, कश्मीर की तो जड़ बरतानिया ही है ना। मतलब बरतानिया जब हम पे हुकूमत कर रहा था, अंग्रेज़ जब हुकूमत कर रहा था, अंग्रेज़ ने वो कश्मीर ख़रीद लिया था, ये वो तो सब आपको पता ही होगा। उसके बाद जब पार्टीशन का वक्त आया तो ये तय था कि जो अक्सरियती इलाके हैं वो जाएंगे, लेकिन इसको डिस्प्यूटेड छोड़ के और चला गया। बाय द वे, अंग्रेज़ ने जहाँ पे भी कॉलोनीज़ अपनी बनाई हैं, चाहे वो ईस्ट अफ्रीका हो या साउथ ईस्ट एशिया हो या मिडल ईस्ट हो या फार ईस्ट हो, जब अंग्रेज़ गया है वहाँ से डीकॉलोनाइज करके, तो आप हमेशा ये देखिए कोई ना कोई डिस्प्यूट ज़रूर छोड़ के गया है। सही। साउथ अफ्रीका से जब निकल रहे थे तो उस वक्त साउथ अफ्रीका में ये ज़ुलू और ये सब मसाइल, हमारे यहाँ ये इंडो पाक में कश्मीर का मसला, फार ईस्ट में, हर जगह पे कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था दूसरी जंग अज़ीम के बाद ख़ासे कमज़ोर हो गए थे, तो उन्होंने ये टैक्टिस की थी कि अब हम डायरेक्ट रूल नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट रूल करेंगे। तो लिहाजा इनको छोड़ के तो जाएं, लेकिन इनके पास कोई डिस्प्यूट्स ऐसे रख जाएं कि जिसकी वजह से ये हमारे दस्ते नहीं करों। और उसके बाद फिर कॉमनवेल्थ भी एक बनाया गया था, और कॉमनवेल्थ की जो सरबराह है वो क्वीन होती है। बिल्कुल। और उसमें भी यही सब हो रहा था। तो बिल्कुल। अब बरतानिया जो है उसने फिर कभी सालिसी की नहीं। इस वक्त जो डेमोग्राफी है बरतानिया की वो बड़ी दिलचस्प है। 1961-62 में जिस वक्त के कंसोर्शियम ने मंगला डैम बनाने की बात हुई थी,
तो मीरपुर शहर पूरा ज़ेर आब आ जाना था, क्योंकि वो झील बननी थी और भी इलाके मुतासर होने थे। अच्छा। तो अब उसमें कॉमनवेल्थ ने जो फंडिंग की थी, उसमें बजाय इसके कि कंपनसेशन भी दी थी कुछ लोगों को, मुतबादिल ज़मीनें भी दी, लेकिन वो कश्मीरीज वहाँ पे नहीं सेटल हो पा रहे थे, एडजस्ट नहीं हो पाए। इधर बरतानिया में दूसरी जंग अजीम के बाद मैन पावर की कमी हो गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया था। ये वो ज़माना था कि दोबारा से वो रीगेन कर रहे थे। जब रीगेन कर रहे थे तो उन्हें अफरादी क़ुव्वत चाहिए थी, लिहाजा उन्होंने कॉमनवेल्थ कंट्रीज से ही लेबर फोर्स जो है वो लेनी शुरू की, जैसे वेस्ट इंडीज़ से ली, इंडिया से ली, पाकिस्तान से ली। तो पाकिस्तान से चूँकि ये मुतासरीन थे आज़ाद कश्मीर के लोग, इनको लेके चले गए। अब जाहिर है इस बात को भी एक अरसा गुजर गया है, थर्ड जनरेशन, कहीं कहीं फोर्थ जनरेशन है, तो आबादी बढ़ती चली गई है। तो इस वक्त बरतानिया में एक बहुत ही मजबूत लॉबी और एक आबादी का इफ़ेक्टिव हिस्सा जो है वो आज़ाद कश्मीरियों पे मुश्तमिल है, ज़्यादातर मीरपुर के, कोटली के, यहाँ के लोग हैं। अब ये जो हैं ये पार्लियामेंट में भी पहुँचे, सही, अब इनका सियासी असर और रसूख भी बढ़ा है, तो लिहाजा बल्कि उनकी मिनिस्टर भी एक रह चुकी हैं, वो कश्मीरी निजात थी। तो मकसद ये कि वहाँ फिर प्रेशर ज़्यादा डाला गया, इस वजह से बरतानिया ने ये स्टेटमेंट दिया है। और हम चाहते थे कि बरतानिया भी सालिस के तौर पे आए, क्योंकि ये फितना उन्हीं का है। तो ये एक खुशाइंद बात है कि अगर बरतानिया के वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि भाई कश्मीर के डिस्प्यूट को तय किया जाए, अब इसको कहते हैं आलमी प्रेशर बनना। ठीक है ना, इंडिया ज़ाहिर है अभी उसको स्नप कर देगा या नहीं करेगा, एक मुल्क, दो मुल्क, तीन मुल्क, फिर उसके लिए प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असम्बली है यूनाइटेड नेशंस की, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, ह्यूमन राइट वॉच है, ये सारे के सारे मिल के जब इफ़ेक्टिव करेंगे इसको, तब ये बात होगी। और बात में पहले दिन से जैसे आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस वक्त हमारी इफ़ेक्टिव डिप्लोमेसी जो है वो इन टेस्ट है। इस वक्त ट्राइंग टाइम्स हैं कि हमारी वजारत ख़ारजा और ये सारे जो बैठे हुए हैं ये किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, किस तरह इस सिचुएशन को अपने फेवर में करते हैं। बिल्कुल। ये जंग से नहीं होगा मसला हल, ये गोला बारूद से नहीं होगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ डिप्लोमेसी से होगा। और वो इफ़ेक्टिव डिप्लोमेसी जो है वो, अगर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रेड 20 और 21 के बाबुओं को लेके आते हैं, आप जो इंटेलिजेंशिया है इस मुल्क की, जो दानिश्वर हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, इनको आप इन्वॉल्व कीजिए। ये पॉलिसी मेकिंग के, ये बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के माहिरीन होते हैं, ये पढ़ते हैं, ये पॉलिटिकल साइंस के PhDs होते हैं, ये आलमी तनाज़ुर को देख रहे होते हैं। तो लिहाजा इस वक्त ज़रूरत इस बात की कि हम अपना थिंक टैंक जो है ना, बिल्कुल वो अच्छा सर, एक अच्छा कॉल भी है यहाँ पर सर। एक मेरी बात जो है वो मैं मुकम्मल कर लूँ कि एक नया मौक़िफ़ ये भी हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी ने फ्रांस में भी राब्ता किया है कि भाई आप भी इसमें पार्ट लें। तो हम इस कॉल के बाद जो है हम डिस्कस करेंगे कि अगर फ्रांस इसमें इंटरफेयर करता है तो फिर क्या इसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है? वालेकुम अस्सलाम, कैसी? याहिया बात कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र। याहिया आप कैसे हैं? बड़े दिनों बाद आपने कॉल की। जी, मुझे जब भी अंजुम रिजवी साहब नजर आते हैं तो मेरा दिल चाहता है कॉल करने को। अंजुम भाई आपको बहुत सलाम हो। देखिए, तज्जिया इसलिए इनका अच्छा होता है कि इनका एक स्टडी है इनकी, और यकीनन एक्सपीरियंस काउंट करते हैं। और अगर एक तज्जिया निगार अनबायस तज्जिया करे, हकीकत पसंदाना, तो बहुत अच्छा लगता है। अंजुम भाई, बात यह है कि मैं जो देख रहा हूँ कश्मीर इशू का जो चल रहा है मसला, वो तो ज़ाहिर बड़ा लॉन्ग टर्म चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो ना एडॉक्टिज्म पे हर काम होता है। जब एक अभी ये चलेगा और उसके बाद थोड़े बाद फिर ठंडे जाएंगे, लेकिन अंदर लॉन्ग टर्म देखें, हमारे जो अमेरिका में जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, जो थिंक टैंक तो हमारे खैर कहीं नजर नहीं आते। इंडियंस जो है ना, दे आर डूइंग अ वेरी बिग लॉबी, वो दे इन्वेस्ट मनी, उनके सेंटर्स पे पैसा लगाते हैं, वो बड़ी एक उनके पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड बनाते हैं, फिर वो अपने दुनिया को अपनी तरफ लेके आते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो हमारे मुसलमान मुल्क और हमारे अब सऊदी अरब, अब किस तरह हम किस मुंह से फ्रांस को और दूसरों को कहेंगे, जब हमारे इंडिया के अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है सऊदी अरब कर रहा है, इतना बड़ी बाइंग वो करता है, इतनी बड़ी मार्केट है। इंडियंस, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए, इंडिया इज वेरी बिग लार्ज मार्केट, तो वो अपनी मार्केट
जिनसे वो बिजनेस कर रहे होते हैं उनसे अपने ताल्लुकात खराब नहीं करते, उनकी फेवर में बात करते हैं। जो मुझे कमी महसूस होती है ना कि हमारे यहाँ, अब मैं अगर मीडिया की बात करूं, अंजुम साहब आप बहुत बखूबी समझते हैं क्योंकि आप फॉरेन मीडिया भी देखते होंगे, कि हमारे यहाँ प्रोपेगेंडा मशीनरी वो नहीं होती जो इंडिया के पास होती है। हम उन्हीं की चीजें उठा के दिखा रहे होते हैं, उन्हीं को प्रोपोगेट कर रहे होते हैं। जब हम अपनी सोच के मुताबिक अपने इशू, जो अगर आज एक सोशल इशू पे अगर हमें बदनाम किया जा रहा है तो हम वो इशू उस पर रिसर्च नहीं कर रहे होते, बस हमें जहां से कोई मवाद मिल जाता है उठा के डाल देते हैं। तो डोंट यू थिंक दैट इट इज द टाइम टू अंडरस्टैंड कि हमें किस तरह स्ट्रेटेजिक वॉर लड़नी है? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच याहिया फॉर कॉलिंग। और अंजुम रिजवी साहब अब रोज़ हमारे शो पर होते हैं, इनका एक सेगमेंट, हमने एक डिग्निफाइड सेगमेंट है, उसमें हम जो है बातों को डिस्कस करते हैं। भाई याहिया साहब की बात आपने सुनी, क्या मौक़िफ़ इस बात पे देना चाहेंगे? और सर ये जो फ्रांस वाली बात थी कि फ्रांस अगर इंटरफेयर करता है तो उसका क्या किरदार होगा? इंटरफेयर नहीं करेगा, फ्रांस सिर्फ जो है अपील करता है। इस किस्म की जब आलमी तनाज़े होते हैं उसमें अपील की, कोलेशन तो नहीं बन रही ना, कोई जंग तो नहीं हो रही है, कोई कोलेशन नहीं बन रही है। हाँ, ह्यूमन राइट अब्यूज़ हो रहा है और यकीनन कश्मीरियों का हक़ ख़ुद इरादी जो है, फ्रांस की अपनी एक तारीख़ है। फ्रांस ने कॉलोनीज़ बहुत बनाई थी, खुसूसन सेंट्रल अफ्रीका में और नॉर्थ अफ्रीका में फ्रेंच कॉलोनीज। अच्छा सर, यहाँ पे एक छोटा सा मेरा सवाल, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हूँ, हो सकता है कोई और भी सुन रहा हो मेरी तरह कंफ्यूज हो। सालसी का किरदार अदा करना और अपील करना, यानी कि ये दो अलग अलग बातें हैं, और सालसी का जो किरदार अदा कर रहा है वो किसी हद तक इंटरफेयर है। सालसी पेशकश की है अमेरिका ने एज अ सुपर पावर, सही, बरतानिया ने एज अ सुपर पावर, और बर्रे सगीर के मैटर्स में कमा हक़हू वाक़फ़ियत की वजह से और एक्स कॉलोनी की वजह से, और जैसे मैंने कहा कि वहाँ कश्मीरियों का एक बहुत मेजर चंक है जो बरतानवी नेशनल है, जो असम्बलीज़ में भी हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी हैं, उनके प्रेशर की वजह से। फ्रांस का जो मामला है वो दूसरा है। फ्रांस जो है वो ह्यूमन राइट्स पे जाता है। उसकी वजह ये है कि फ़्रांस ने ख़ुद बदतरीन कॉलोनियलिज़म किया है सेंट्रल अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में, अलजायर, मोरक्को, हर जगह। अभी तो उन्होंने हिजाब से पाबंदी हटाई है, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ है। नहीं, उसको सर ह्यूमन राइट्स में नहीं आएगा, किसी की चॉइस नहीं, उस पर नहीं। देखिए, ह्यूमन राइट्स अगर ट्रैफिक सिग्नल जो है, इस मुल्क में कानून ये है कि लाल बत्ती पे मैं रुक जाऊं, सही, ठीक है, अगर मैं उसको वायलेट करता हूं तो मुझ पे जुर्माना होता है। मैं किसी तरह भी ये नहीं कह सकता कि ये ह्यूमन राइट की वायलेशन है क्योंकि ये मेरा हक था, नहीं है। देखिए, उनका एक सेकुलर सेटअप है फ्रांस का, हमें समझना पड़ता है इन चीज़ों को। हम जज्बाती हो कि हमारी रिलीजियस पॉकेट्स इसको कुछ तो लाइल्मी में और कुछ लोगों का जहन बनाने के लिए, मुतशद्दिद करने के लिए इसको बिल्कुल दूसरे पैराए में ले लेते हैं। क्या आपको ये पता है कि फ़्रांस में उन्होंने कहा साहब हम सेकुलर, हम मज़हब के नाम से शनाख्त नहीं चाहते हैं किसी भी फ्रांसीसी शहरी की। सही, तो हिजाब पे तो पाबंदी है। क्या आपको ये पता है कि सिखों के टर्बन बांधने पे भी पाबंदी है? क्या आपको ये पता है कि एक क्रिश्चियन वहाँ क्रॉस नहीं पहन सकता? क्या आपको ये पता है कि एक जीव जो है वो अपनी जो रबाई कैप होती है वो नहीं पहन सकता? क्या आपको पता है कि डेविड स्टार आप जो गले का लॉकेट है वो नहीं पहन सकते? नहीं, ये तो हमें कुछ भी नहीं पता। ये इसलिए कि हमें एक इंतहाई एक उस तरीके लिमिटेड एक इमेज दिखाई जाती है, नफरत का एक कायदा पढ़ाया जा रहा है और हम उसमें डिटेल्स में जाते नहीं हैं। फ्रांस में चूँकि मैं खुद भी रह चुका हूँ, मैंने वहाँ की सोसाइटी देखी और फिर ज़ाहिर हम जर्नलिस्ट थे, हम कवर करने भी जाते थे। उनका अपना तशख़्ख़ुस है, वो ये कहते हैं कि हम मज़हब जो है उसको एक ज़ाती मामला मानते हैं, हमारी स्टेट का मामला नहीं है वो। ठीक है, आपको रहना रही है, वरना आ जाइए वापस। और जब ये सब होगा तो उन्होंने कहा कि किसी खुसूसन स्कूल में किसी बच्चे की मजहबी शनाख्त से हम उस बच्चे को नहीं उजागर करेंगे, वरना ये आहिस्ता आहिस्ता रिजेंटमेंट्स और नफ़रतें फैलती हैं तो हमारी सोसाइटी जो है फिर ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और सेक्युलरिज्म को समझना भी एक बड़ा जो है ना वो एक सब्जेक्ट है। बात करता हूँ आपसे, मेरे पास भी एक बुक रखी है, मैंने अभी पढ़ना शुरू की थी अभी, लेकिन मुकम्मल नहीं की है। जी, यहाँ पर एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम सलाम जी, मैं डॉक्टर बुशरा बात कर रही हूँ कराची से। जी डॉक्टर बुशरा, कैसी हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? खैरियत। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से कश्मीरियों को उनके हक़ खुद इरादियत जिस तरह से महरूम किया जा रहा है, और आलमी सतह पर हमें ज़रूरत है कि इस तरह से लॉबिंग की जाए ताकि उनका इशू जो है एक सॉफ्ट इमेज बनकर दुनिया के सामने आए। जाहिर है बहुत सारी आलमी क़ुव्वतें हैं, वो कश्मीर को कभी भी नहीं चाहती। ये कश्मीर जो है वो एक
वो आज़ादी हासिल करे और अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों के ख्वाहिशों के ऐन मुताबिक उनको आज़ाद किया जाए। जबकि भारत के अब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और दूसरी जो मुख्तलिफ जगह हैं भारत में, वहाँ पे जिस तरह से पाकिस्तान की इसके साथ आज़ादी, कश्मीरियों के साथ आज़ादी के जो नारे इस मरतबा लगाए गए, वो भारत के लिए खुद बाइस इबरत हैं, बाइस ज़िल्लत हैं कि अवाम उनके साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन भारत ने उनको ज़बरदस्ती पकड़ के रखा है और उनके साथ जो मजालिम और जुल्म जो ढाए जा रहे हैं, बहुत इस पर दुख की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। ना सिर्फ कश्मीर में, भारत में तो कई तहरीकें चल रही हैं। असम इतना छोटा सा है, वहाँ 3 आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, लेकिन वहाँ वो जुल्म सितम नहीं कर रहे हैं। वहाँ करियाला में चल रही हैं, लेकिन वहाँ वो जुल्म सितम नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो जुल्म सितम कश्मीर में, चूँकि मुसलमान हैं जो अपना हक मांग रहे हैं, जो उनका हक है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऐन मुताबिक है, लेकिन आपने उसको मसला को हल करने के लिए तैयार नहीं। आप मशरक़ी तैमूर का देखें, उसको जब वो आज़ाद होना चाहा तो उसको अंग्रेज़ों ने कितना जल्दी उस मसले को हल कर दिया और उसको जो है उन्होंने आज़ाद करवा कर उनको उनका अपना हक दिया। बात दरअसल ये है कि आलमी ताकतें भी कश्मीर के मसले को हल नहीं करना चाहती। अभी इमरान खान साहब ने कश्मीर के इशू को बहुत अच्छी तरह उजागर किया है। हमें उम्मीद है कि तमाम मुसलमान ममालिक जो दुनिया में हैं, अगर वो इकट्ठे हो जाएं तो कोई भी ताकत कश्मीर को बिल्कुल बिल्कुल। बुशरा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपका भी हमने पॉइंट ज़रूर शामिल करेंगे। भाई अंजुम रज़ी साहब, डॉक्टर बुशरा को ये लगता है चूँकि कश्मीर में अक्सरियत मुसलमानों की है, इसलिए उस इशू को ज़्यादा तूल दिया जा रहा है, उससे सॉल्व नहीं किया जा रहा है। वो कहती हैं अगर कहीं और होता, और उन्होंने कहा कि हिस्ट्री में भी हमने देखा जहाँ पर मुसलमान नहीं थे उस इशू को रिजॉल्व कर दिया गया। तो आपको क्या लगता है? सोच है, अपनी फिक्र है, और जाहिर है ख़ुद भी डॉक्टर बुशरा भी कश्मीरियों ही के लिए सोच रही है, लेकिन उनकी जो सोच की नहज है वो ज़रा बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये इन्होंने अभी ईस्ट तिमोर की बात की थी। ईस्ट तिमोर का मसला अब का नहीं है, 175 साल पुराना है। 175 और जब से ऑपरेशन में थे, चाहे वो एक मजहबी अक़लियत ही थे, क्रिश्चियंस थे इंडोनेशिया में, अक्सरियत मुसलमानों की है, लेकिन वो एक बिल्कुल अलग जजीरा है और वहाँ पिछले 100-150 साल से उनकी अपनी अलग रियासत थी, अपनी बादशाह थी, जिसको इंडोनेशिया ने ज़म किया था, जिसके ख़िलाफ़ वो तहरीक चला रहे थे। यानी ये गोया दूसरा कश्मीरी वो था। चूँकि उनकी कोई 150 साल 170 साल पुरानी तहरीक है, और चूँकि उन्होंने इफ़ेक्टिव तरीक़े से अपनी डिप्लोमेसी रखी, लिहाजा आलमी क़ुव्वतें इंटरेस्टेड होकर उनको आज़ादी दिला के उसको कंट्री का स्टेटस दिला दिया। 2 मुल्क नहीं लड़ रहे थे, इंडिया और पाकिस्तान का क्लेम नहीं था। इंडोनेशिया का क्लेम ये था कि ये हमारा, जैसे फॉकलैंड आइलैंड्स जो है वो बरतानिया ज़ेर तसल्लुत है पिछले कोई 150 साल से, पौने 200 साल से। एक छोटा सा आइलैंड है वो, उसमें इतना ज़्यादा कोई उगता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो है अर्जेंटीना के पास, यानी अर्जेंटीना का एक जजीरा है, लेकिन बरतानिया ने कब्ज़ा किया था। अब अर्जेंटाइन जो है वो बार बार अपना क्लेम उस पर करता है कि भाई हमारी पुरानी लैंड थी, उस वक्त तो कॉलोनियलिज्म का ज़माना था, हमसे छीन लिया आपने, अब हमें वापस कर दें। इस पर 82-83 में जंग भी हो चुकी है फॉकलैंड आइलैंड्स की। तो इसको ना चीज़ों को तनाजुर में देखते हैं। अब ये आलमी क़ुव्वतें कश्मीर का मसला हल क्यों नहीं कर रही? अरे भाई क्यों नहीं कर रही, मतलब इसकी तो भी तो कोई तवजीह होनी चाहिए ना कि क्यों नहीं कर रही। एक ख़ित्ता डिस्टर्ब्ड है, दोनों एटमी मुल्क हैं, उस दहाने पे है कि जहाँ किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, गोया बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं। तो आलमी क़ुव्वतें जो होती हैं वो इस तरह इस तनाजुर में नहीं देखती कि चूँकि ये मुसलमान है और चूँकि ये मुसलमान नहीं है। मुस्लिम तहरीक तो फ़िलीपींस में भी मोरोस की चल रही है, ठीक है, लेकिन वो चूँकि फ़िलीपीन का हिस्सा थे और अब उसके बाद रिबेल करना चाह रहे हैं, तो फ़िलीपीन की उसमें आलमी क़ुव्वतों को या वो लोग यूनाइटेड नेशंस में नहीं पहुँचे। तो इसलिए इस तनाजुर को बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में, इसको ज़रा सा डिस्क्रिमिनेटिव नहीं, इतना ज़्यादा रेडिकलिज्म से नहीं देखना चाहिए कि क्योंकि ये शिज़ोफ्रेनिया में हम मुब्तला हो गए कि हम मुसलमान हैं, पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? हमने किसी पे एटम बम चलाया, हमने किसी पे कब्ज़ा किया, हमने किसी की इकॉनमी को नुकसान पहुँचाया, हमने क्या किया? नहीं किया ना। तो इसका मतलब है कि हम अपनी बात या अपने हुकूक़ को पूरी तरह से दुनिया में वाज़े नहीं करना चाहते, हम नहीं कर पा रहे, हमारे पास वो अहलियत नहीं है। हमारे पास एक आदमी आया था, मोहम्मद अली जिन्ना, उसने अपना मौक़िफ़ वाज़े किया,
आलमी तनाजुर में अंग्रेज़ के साथ रहता था, उसको पता था कि अंग्रेज़ को कैसे कन्विंस करते हैं। उसने वो तवील जंग लड़ी, आज़ादी की जंग में एक दिन जेल में नहीं गुजारा, एक वकील की तरह पूरा लड़के, एजिटेशन नहीं, कुछ नहीं, और एक अलग मुल्क बना लिया। बिल्कुल, ये लीडरशिप होती है और यही चाहिए होती है। बिल्कुल यही लीडरशिप होती है। सर यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो क्योंकि अब भारत में एक अजीब गरीब माहौल देखने में सामने आ रहा है कि भाई मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी उनके सियासतदान जो हैं वो भी बड़ी जो है ऑल फॉल भी कह रही हैं और कह रहे हैं कि भाई 2021 तक मुसलमानों का ख़ात्मा कर देंगे हम जो है हिंदुस्तान से। तो ये इस बात पर क्या फ्यूचर होगा और क्या भारतीय इस वक्त सोच रहे हैं, इस बात को डिस्कस करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक। यहाँ पर बात कर रहे थे कि किस तरह भारत में भी देखने में सामने आ रहा है कि राजेश्वर सिंह नामी एक सियासतदान उनके, जिन्होंने कहा है कि 2021 तक मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाएगा। बात में थोड़ी यहाँ पर मैं इस बात को इसलिए डिस्कस कर रही हूँ सर क्योंकि हम देख रहे हैं कि फ़ेसबुक पर कुछ इस तरह की वीडियोस इंडिया से आ रही हैं कि भाई जो राह चलते हुए मुसलमान हैं उन्हें बड़ा टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें रोक के बोला जा रहा है कि आप जो है हमारे मजहबी नारे लगाएं और अपने मज़हब को फोर्सफुली कहा जा रहा है कि बुरा कहें। सर आपको क्या लगता है, क्या भारत में जो ये प्रैक्टिस हो रही है क्या इसे भी हमें हाईलाइट करना चाहिए आलमी सतह पर? ऑलरेडी हो चुकी है। आप जिस सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, अव्वल तो उसको सीरियसली लेनी चाहिए क्योंकि सब लोग जो होते हैं वो ज़हनी गटर बना के रखते हैं उसको। लेकिन जहाँ एक तरफ इस किस्म के लोग इंडिया में तशद्दुद पसंद हैं, इस तरह की हेट स्पीचेस कर रहे हैं, क्या आपने ये देखा कि पब्लिक लिंचिंग पे और इस पर मगरबी दुनिया में कितनी बात हो रही है? कम से कम हफ्ते में 3 प्रोग्राम तो मैंने BBC के देखे इस पर, टॉक शोज़, कि इंडिया में जो लिंचिंग हो रही है, जो हुजूम मारता है, पहले कहता है कि मजहबी नारे लगाओ, मुसलमान कहता है नहीं तो उससे मारते हैं। इस पर ऑलरेडी गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। इस पर आलमी राय आम्मा जो है आहिस्ता आहिस्ता हमवार हो रही है। ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं होता है। अच्छा, फिर 1000 साल से ज़्यादा अरसे से हिंदू और मुस्लिम वहाँ रह रहे हैं। अब ये साहब जो राजेश्वर सिंह हैं, ये कहाँ के सियासत, मतलब इनकी सियासत की इमेच्योरिटी इसी से अंदाज़ा लगा लिए कि ये कह रहे हैं कि 2021 तक 20 करोड़ मुसलमान कत्ल करेंगे। 20 करोड़ की फिगर पता है आपको ना, जितनी पाकिस्तान की आबादी है। तो ये क्या प्रैक्टिकली मुमकिन है? क्या वो किसी जेनोसाइड की बात कर रहे हैं, किसी हॉलोकॉस्ट की बात कर रहे हैं, किसी एथनिक क्लिनजिंग की बात कर रहे हैं जैसे बॉस्निया में हुआ, या जिस तरह के हिटलर ने किया, वगैरह वगैरह? नहीं हो सकता 21st सेंचुरी में। इस वक्त इतना आसान नहीं होता। हाँ, नारेबाजी होती है, और इसको भी देखिए हमें बहुत संजीदगी से देखना पड़ेगा कि ये जो मुस्लिम दुश्मनी इतनी शिद्दत से आ गई है इंडिया में, इससे पहले नहीं थी। इससे पहले कांग्रेस जो थी वो बरसर इक़्तिदार आती थी और मुस्लिम वोट कांग्रेस को जाता था, क्योंकि कांग्रेस बात करती थी जमहूरी बराबरी की। बिल्कुल ठीक है ना, सेकुलरिज्म जिसे कहते हैं। सेकुलरिज्म का बदकिस्मती से तर्जुमा जो है बहुत गलत हो गया। उर्दू में अव्वल तो इसका कोई तर्जुमा नहीं है। जो करीब तरीन किया गया वो लादीनियत किया गया। लिहाजा एक कॉमन मुसलमान मुझ जैसा जो है वो डर गया कि कहीं मैं कुफ्र का मुर्तकिब तो नहीं हो रहा। जबकि सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है हमदीनियत, तमाम मज़ाहिब को साथ लेके चलता है। आप अपनी कौल फेल अपने मज़हब में उसको प्रैक्टिस करने में आप आज़ाद हैं, कोई नहीं आपको रोकेगा। लेकिन स्टेट का कोई मज़हब नहीं होता, इसलिए कि हमारे माशरे में हर किस्म के मजहबी एतक़ादात के लोग रह रहे हैं, हर किस्म के रह रहे हैं। तो महज़ब माशरों में फिर सिविल कवानीन बनाए जाते हैं कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे कैसे रुकना है, जायदाद का, फलाना, कत्ल का, इसका उसका, ये सब। तो ये एक, तो इंडिया में ये एक बहुत बड़ी बाइंडिंग फोर्स थी। अभी नागालैंड की और ये सब बात की ना कि वहाँ पे भी अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। जी जी। एक चीज़ ने उनको बांधा हुआ था, जमहूरियत, और दूसरे इस सेकुलरिज्म ने। मोदी साहब का शुक्रिया कि अब वो इस फैब्रिक को उधेड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और जैसे कि आपकी चैनल से मैं और बहुत से साथी यहाँ के गुफ्तगू कर चुके हैं कि ये चीज़ जो है फैनेटिज़म की तरफ जब लेके जा रही है तो ये इंटीग्रेट कर देगी, क्योंकि कोई बाउंडिंग ऐसी नहीं है।
इंडिया में हम समझते हैं कि सिर्फ हिंदू मज़हब है। हिंदू मज़हब में भी कई फ़िरक़े हैं जो एक दूसरे को नहीं मानते हैं, तो मजहबी तौर पे भी है। फिर वहाँ पंडित और इनके ज़ात पात का बिल्कुल है, फिर उसके बाद अक़लियतें हैं, फिर उसके बाद माओइस्ट हैं। तो वो तो एक जमहूरी तरीके से उसको साथ लेके चल रहे हैं। अगर ये डिसइंटीग्रेट हो गया, अच्छा ये क्यों हुआ? बहरहाल हमें समझना चाहिए, एक तारीख़ के एक छोटे से तालिब इल्म के तौर पे हमें ख़ुद डाइसेक्शन करना चाहिए, फिर हम इलाज की तरफ आएंगे। हमारे यहाँ जब मजहबी शिद्दत पसंदी बढ़ी, जब ये अलकायदा और जब तालिबान और ये सब पूरा जिसे कहते हैं तालिबानाइजेशन, हमारे यहाँ ख़ासा मजहबी शिद्दत पसंदी आई। जब आई तो उसमें बराह रास्त जो होता था हिंदू दुश्मनी। जब इंडिया की बात होती थी तो इंडिया को हम हिंदू सिंबल में लेते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो अक्सरियत है। और ज़ाहिर है हम उन्हें कुचल देंगे, हम उन्हें ये कर देंगे। फिर एक ग़ज़वा हिंद जो है वो पता नहीं कहाँ से आ गया है, बहुत ही ज़ईफ़ हदीसों पे मबनी है वो। कई उलमा ने तो उसको रिजेक्ट कर दिया बिल्कुल, कि ऐसी कोई मुस्तनद अहादीस नहीं है, जैसी कि ये ज़ैद हामिद और ये सब जो हैं पीछे पड़े हुए हैं कि हम हिंदू को वाइप आउट करेंगे और बड़े सग़ीर मुसलमान का राज हो जाएगा। जंग से आगे क्योंकि सोच ही नहीं रहे, ये नहीं सोच रहे कि लोग खाएंगे पिएंगे कहाँ से, अस्पताल, बच्चे, तालीम, ये सब, ठीक है। तो उसका रिएक्शन आया है। इसको दानिश्वरों ने या पॉलिटिकल एनालिस्ट ने इंडिया में जब एक मजहबी शिद्दत पसंदी आई, इसको उन्होंने कहा ये सैफ़रॉन तालिबान है। यानी तालिबान का मतलब एक शिद्दत पसंद है ना ग्रुप है, वहाँ इंडियन शिद्दत पसंद हिंदू ग्रुप है। तो सैफ़रॉन गेरुआ कलर होता है जो उनका मजहबी रंग होता है, तो वो पहनते हैं RSS वगैरह। तो उन्होंने कहा कि ये सैफ़रॉन तालिबान है, ये तालिबान की फ़िक्र रखते हैं गेरुए रंग में, यानी ये कि हिंदू हैं मगर शिद्दत पसंदी पे। तो ये नफ़रतें जो होती हैं ये बहरहाल कोई अच्छे नताइज पैदा नहीं करती हैं। लिंचिंग पे ऑलरेडी बात होनी शुरू हो गई है। इस किस्म के जो मस्खरेपन के स्टेटमेंट्स होते हैं उनको तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से उड़ा देते हैं, मगर या तो अटेंशन सीकिंग मगर नहीं, मगर पाकिस्तान को इसको अपने हक़ में यूज़ करना चाहिए। मैं जो बार बार कह रहा हूँ, मोहतरमा ने भी फ़ोन पे यही कहा था कि बिल्कुल मैं उनसे मुत्तफ़िक़ हूँ कि हमें अपने जो ख़ारजा पॉलिसीज़ हैं, हमें जो अपनी इंटरनेशनल कैंपेनिंग है उस पर ज़ोर देना चाहिए। उस पर हम लोगों को इमेज बिल्डिंग नहीं, क्योंकि इमेज अब क्या बनाना, पूरी दुनिया सैटेलाइट से खुली हुई है, हम ढक छुप के नहीं कर सकते। देखिए इमेज के लिए कहते ये हैं कि इमेज वो मकड़ी का जाला है जिसमें आदमी खुद फंस जाता है, क्योंकि दूसरे की आंख से देख रहा होता है अपने आप को। हमें अपनी आइडेंटिटी बनानी है, अपना तशख़्ख़ुस करना है। तो ये हमें एक इफेक्टिव जो हमारी कैंपेनिंग है खारजा पॉलिसी की, उसको हमें देखना होगा। बिल्कुल ऐसा ही। और RSS की जब बात हुई है तो क्योंकि अभी न्यूज़ में भी RSS का जिक्र आया कि भाई मोदी साहब की जो RSS पॉलिसी है उसे पूरी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया है। अभी हम एक न्यूज़ ब्रेक लेंगे, मुल्की हालात को जानेंगे और उसके बाद हम इस पॉलिसी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि सर ने नाम लिया RSS का। मैंने कहा यकीनन इन्हें कुछ पता होगा जब भी इन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है, तो इससे भी डिटेल में करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ है एक न्यूज़ ब्रेक का, आइए चलकर देखते हैं की हालात क्या कह रहे हैं। मैं भी जानती हूँ, आप भी जाने, और मैं चाय भी अपनी पी लेती हूँ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब, वापस आ चुके हैं ब्रेक से। और ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि RSS क्या है, तो उस पर अभी हमारी ऑफ एयर भी बड़ी डीप डिस्कशन चल रही थी कि किस तरह ये शुरू हुई तंजीम और किस तरह पहले खुफिया तौर पे काम करते थे, फिर सामने आए। अब बेहतर ये रहेगा कि अंजुम रिजवी अपनी ज़ुबानी खुद बताएं। जी सर, RSS अब जो है न्यूज़ में बड़ा चल रहा है कि एक फ़लसफ़ा नया है, सेवक संघ हिंदी का लफ्ज़, उसका ये मुख़फ़्फ़फ़ है और ये मजहबी मुतशद्दिद हैं। वो कहते हैं हिंदुस्तान जो है वो हिंदुओं का है। मुसलमान जब हिंदुस्तान में आए थे तो फ़ातिहीन के तौर पे आए थे ना, एक्सपीडिशंस करने। कभी सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं, कभी अरब से आ रहे हैं, कभी तुर्की से आ रहे हैं, कभी ईरान से आ रहे हैं। तो उनको वो मुस्तकिल हमलावर समझते हैं और वो हमलावर आके सेटल हो गए। वो ये कहते थे कि ये हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदू हैं, हम सन ऑफ द सॉइल हैं, तो हमारा हक़ है इस पर। बाकी सब जो हैं अक़लियतें हैं। और जब हम हिंदू हैं
तो हमारे कवानीन, हमारी मजहबी कवानीन चलने चाहिए, यानी वो उसको हिंदू स्टेट बनाना चाहते हैं। जबकि सियासतदान और जवाहरलाल नेहरू इन सब ने बाकायदा जंग यानी सियासी जंग की कि नहीं, हम अपनी सेकुलर शनाख्त को रखेंगे। तो इनका ये कोई 100-125 साल से ये सब सिलसिला, मगर इन्होंने फिर क्या किया कि ये पब्लिक में, एक तो इनकी अकलियत थी, छोटे लोग थे, तो ये ना अपनी बातों की प्रोपेगेशन तबलीग करते थे 1 to 1। कहीं मजमे में घुस गए, कहीं लोगों के पास, रिश्तेदारों से, अजीज़ों से, स्कूल में आहिस्ता आहिस्ता वो बीज बो रहे थे। इसलिए कि उस वक्त अंग्रेज़ था बड़े सग़ीर में और ये सब चीज़ें गैर कानूनी भी थी, तो लिहाजा वो कानून भी नहीं तोड़ रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जहन बनाने की कोशिश कर रहे थे। जब पाकिस्तान और इंडिया जब 1947 में जब अंग्रेज़ चला गया, तो वो पहली मरतबा उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया कि हम अच्छा सियासत में आने की कोशिश की, मुंह की खाई मजहबी जमात को। उस वक्त किसी ने वोट नहीं दिया, किसी ने भी, इंडिया में हिंदूज़ ने भी नहीं दिया, क्योंकि वो एक इंटीग्रेशन अंग्रेज़ों की देख चुके थे कि उसमें मुसलमान और दीगर अक़लियतें हिंदुओं के साथ किस तरह शीरो शकर होकर रहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जिन्ना साहब ने, कायद आज़म ने 2 नेशन थ्योरी दी, उसकी वजह से पाकिस्तान तो वजूद में आ गया, लेकिन वो सारे 20 करोड़ जो थे वो भी पाकिस्तान नहीं आ सकते थे, इतना बड़ा था ही नहीं पाकिस्तान। असल में तो तय ये हुआ था कि जिन बर सग़ीर के जिन इलाक़ों में मुस्लिम अक्सरियत है, उन इलाक़ों की असम्बली बना के और उनको यानी पाकिस्तान का नाम दे दिया जाएगा, और वहाँ चूँकि उनके मजहबी कस्टम्स और इनके कुर्बानी ये वो यानी मुस्लिम वो हैं, उनके मुताबिक इन स्टेट्स में हुकूमत होगी। लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन का आप पढ़ लीजिए, करारदाद लाहौर, कहीं और नहीं जाइए। अगर कभी लाहौर जाना हो, मीनार पाकिस्तान चले जाइए, उसके गिर्द संगे मनवर की तख्तियाँ हैं, उसमें पूरी पाकिस्तान रेजोल्यूशन खुदी हुई है, लिखी हुई है, वही पढ़ लीजिए। उसमें नहीं था। ये RSS ने जब ये शिद्दत पसंदी शुरू की और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का सिलसिला शुरू किया, तो लोग भड़के, और बदकिस्मती से हिंदुस्तान के पहले वज़ीर दिफ़ा पंडित वल्लभ भाई पटेल जो हैं, वो एक बहुत ही ज़्यादा मुतशद्दिद और बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटिव रेसिस्ट किस्म का हिंदू थे, और उसने सबसे ज़्यादा इस जल्दी पे तेल का काम किया। वो वज़ीर दिफ़ा था, वो चाहता था उसको कंट्रोल कर सकता था, उसने कंट्रोल नहीं किया बल्कि और आग लगाई। नतीजे के तौर पे एक पैनिक क्रिएट हुआ तो लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी, जो कि हुई। 20 लाख इंसान जो हैं वो मारे गए दोनों साइड ऑफ बॉर्डर से। मुसलमान कत्ल हुए गाजर मूली की तरह, और इधर मुसलमानों ने भी जो माइग्रेट करके सिख और हिंदू जा रहे थे उनको कत्ल किया। मंटो ये कहता है कि 20 लाख लोग जो थे वो इस पार्टीशन में मारे गए हैं, जो कि ज़ाहिर तारीख़ का एक बहुत बड़ा अलमिया है, इंसानी जानों का ज़िया। जब भी तो कायद आज़म ने ये कहा था 15 अगस्त को, जब उनको ये फिगर ये मिली थी कि इतनी बड़ी माइग्रेशन और कत्ल व गारत हो रही है, जब गए भी थे ये पंजाब के बॉर्डर पे जब आ रहे थे वहाँ से महाजरीन लुटे पेटे, तो उन्होंने यही कहा था कि मैंने इस दिन का तो तसव्वुर भी नहीं किया था। बिल्कुल भाई, कायद आज़म ने तो अपनी जायदाद नहीं बेची बम्बई में, जिना हाउस जो है, जो उन्होंने मालाबार हिल पे इतने चाव से बनाया था और बड़ा उन्हें मोहब्बत थी उसके एक एक कोने से। तो उन्होंने कहा था ये मेरा वेकेशन होम होगा, मैं पाकिस्तान में होऊंगा, गवर्नर जनरल हूँ, कुछ भी हूँ, और साल में जब छुट्टियाँ होंगी तो मैं बॉम्बे आऊँगा, तो अपने घर में आके रहूँगा। यानी कोई हरबी, कोई जंगी, कोई एनिमी स्टेटस का तो कोई जहन में नहीं था उनके। जिस तरह उसमें RSS ने एक कलीदी रोल अदा किया, और उसके बाद फिर वो हिंदुफ्ता पे आ गए कि चूँकि हम हिंदू अक्सरियत हैं तो लिहाजा ये सेकुलरिज्म और ये जमहूरियत और ये सारी बिसात लपेटो, यहाँ तो हिंदू का कानून चलेगा, और ये जो मुसलमान हैं ये अक़लियत के तौर पे कहीं एक तरफ कोने में रहते रहेंगे। उनको इन्हीं लोगों ने मलीच भी कह दिया था, यानी मुसलमान को हाथ लगाने से नजस हो जाते हैं और ये सब हो जाते हैं, ये सब भी शुरू कर दिया उनके पंडितों ने। ये नफ़रतें बढ़ती चली गई। अब वो जो मजहबी बुनियाद पे इतनी नफ़रतें बढ़ गई हैं कि इनको दोबारा से मेंड करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए बार बार सियासतदान कोशिश करते हैं कि सियासी तौर पे कम से कम कॉमन मफादात पे बात कर लें। आपने अभी ब्रेक पे जाने से पहले एक तस्करा किया था कि जो 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 इंडियन डिप्लोमेट्स या इंडियन वो आते हैं, बड़ा होमवर्क करके इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं, आप ही ने जिक्र किया था। तो मैं आपको बताऊंगा
सार्क कॉन्फ्रेंस जो है 2009 में वज़राए ख़ारजा का पाकिस्तान में हुआ था, तो मैं उनका ऑफिशियल मीडिया रिप्रेजेंटेटिव था। तो मैं आपको बताऊंगा, मेरे ख्याल एक कॉल है, आप कॉल ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ के कितने इल प्रिपेयर्ड होते हैं उस कॉन्फ्रेंस में और इंडियन कितने प्रिपेयर्ड होते हैं। ये तो एक अनफॉर्चुनेट है। यहाँ पर एक कॉल है, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं लाहौर से जमाल मुस्तफा अर्ज कर रहा हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया अदा करूँ कि आपने जो सब्जेक्ट इतनी डिटेल में डिस्कस करती है और खसूसन ये हमारी रीजनल पॉलिटिक्स और हिस्ट्री की, बहुत शुक्रिया जमाल आपका। फिलॉसफी जो है महाभारत की, पर आपके अंजुम रिजवी साहब की इतना नॉलेज है माशाल्लाह, जो पाकिस्तान में ये तो है असर करे, तो हर चैनल में ऐसे प्रोग्राम आने चाहिए कि ये चाणक्य जो था उसका ये उसकी फिलॉसफी महाभारत की और ये जो ये हिंदुआता की, ये मोदी साहब की हिस्ट्री में फॉलो हो रही है सैकड़ों हजारों साल से। ये इनके अंदर ये रस्सी बची हुई है। और जो अभी अंजुम रिजवी साहब ने कुछ देर पहले बात की थी कि उनका प्लान तो ये है कि हम 32 करोड़ मुसलमानों को मारेंगे, तो आप इससे अंदाजा लगाए कि वो कितने मर्डरस और टेररिस्ट माइंड है। और ये दुनिया को बताना चाहिए, ये दुनिया भर में प्रोग्राम चलना चाहिए। यूनाइटेड नेशन में अंजुम रिजवी साहब, आप मेहरबानी करके ये बातें वहाँ लिखे पास करें जनरल सेक्रेटरी को और हमारे फॉरेन ऑफिस को दें और तमाम चैनल्स को दो जो वाहियात किस्म के प्रोग्राम लेके बैठे रहते। यहाँ मैंने आपसे कुछ दिन पहले अर्ज की थी कश्मीरी जो हमारी मुसलमान बहन भाई हैं वो मार्शल आर्ट सीखे फॉर डिफेंस, सेल्फ डिफेंस। इसी तरह हिंदुस्तान में तमाम मुसलमान बहन भाई सेल्फ डिफेंस तो लीगली आपका अलाउड है, आर्म्स ना उठाएं, लेकिन दूसरे जो आर्ट्स है, मार्शल आर्ट्स है, सेल्फ डिफेंस सीखे, इनके टांगे तोड़े, इनके हाथ तोड़े अगर ये आपको, ये ताकि ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस हमारी तरफ से हो। और असल बात यही है कि पाकिस्तान अगर मजबूत होता, पाकिस्तान माशी तौर पे मजबूत होता, आइडियोलॉजिकली मजबूत होता, हमने 75-72 साल जाया कर दिए तो हिंदुस्तान आज वहाँ पर वो सारी रियासत मुसलमानों की आधी से ज्यादा होती, 10 उसके टुकड़े हुए थे। अभी भी अगर पाकिस्तान मजबूत हो जाता है और ये आपकी तमाम अपोजिशन इकट्ठी होती है, इकोनॉमी को आप सही डायरेक्शन दे देते हैं, ये नहीं जिस तरह की अभी है, ये भी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कश्मीर के ऊपर इन्होंने इतना जबरदस्त स्टांस लिया। तो आप आज भी मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर पाकिस्तान की आपकी न्यूक्लियर स्ट्रेंथ है, आपकी टैक्टिकल मिसाइल स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन इकोनॉमी का बैकअप जरूरी है, अच्छी बिल्कुल 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 जमाल साहब, आपका पॉइंट मैं समझ चुकी हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जमाल मुस्तफ़ा आपकी कॉल का। जमाल मुस्तफ़ा सर का सर आपने सुना मौक़िफ़, वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान इतना स्ट्रॉन्ग होता और इतनी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होता और हमारी जो है आइडियोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग होती, तो वहाँ हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह गए थे उन्हें रिस्पेक्ट भी मिलती और उन्हें प्रोटेक्शन भी दी जाती। जमाल मुस्तफ़ा साहब एक बहुत ही दर्दमंद पाकिस्तानी है, मुहिब्बे वतन है, उनकी बातों से भी लग रहा है। और मेरे मुतालिक जो कलमात मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। वो तो कह रहे हैं आप पूरी दुनिया में यही वाला प्रोग्राम दिखाएं सर, दिखा दें, मैं भी मशहूर हो जाऊंगी। जो करते हैं जमाल साहब, बिल्कुल आपने इस वक्त इतनी पिन पॉइंट बात की है कि मैं जैसे पहले दिन से कहता हूँ कि देखिए इक़्तिसादियात यानी इकनॉमिक्स हर चीज़ की जड़ है आजकल। हमारे यहाँ अभी यूएई, मैंने कहा ना मोदी साहब जब जा रहे हैं उन्हें यूएई का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया जाएगा। किस लिए दिया जाएगा ये नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने तो ह्यूमन राइट्स का ग्रॉस एब्यूज़ किया कम से कम गुजरात में और अब कश्मीर में। बिल्कुल। और उनको इसलिए कि यूएई के इक़्तिसादी मफादात वाबस्ता हैं। हम अगर सऊदी अरब ऑलरेडी दे चुका है सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड, मैं जमाल साहब से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ। पिन पॉइंट यही है कि हर चीज़ की जड़ जो है अगर आप देखें जाके इकनॉमिक्स होती है। अगर हम इक़्तिसादी तौर पे इकनॉमिकली अगर हम मजबूत होते, इस वक्त हमारी पोजीशन बिल्कुल मुख्तलिफ होती। बदकिस्मती से हम एक मकरूज़ मुल्क हैं, डोनेशन बेस्ड हैं, अजीब जिसका जी चाहता है हमें ज़कात खैरात भीख समझ के पैसे देता है, फिर हिसाब भी मांगता है हमसे कि उन पैसों का क्या कर रहे हैं। हम 80,000 अपने सिविलियंस जो हैं वो लूज़ कर बैठे हैं इन धमाकों में। हम अपने 5,000 रेगुलर फ़ौजी कर चुके हैं, 3 जनरल हमारे चले गए।
हम इसके बावजूद और 9 या 10 बिलियन डॉलर का हमसे हिसाब मांग रहे। 120 बिलियन डॉलर की हमारी इकॉनमी बाहर चली गई, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो गया, सरमायादार पैसा ले गया, नई इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है यहाँ पे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ दिया, बिजली पानी ये सब देख रहे। अब इस वक्त कुछ नहीं कर रहे सिवाय इसके कि टैक्सेशन का इंतहाई बदतरीन एक निज़ाम जो है वो नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आदमी ऑलरेडी टैक्स दे रहा है मज़ीद उसके ही बाजू मरोड़ के टैक्स लिया जा रहा है। 16-17 इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। हम एक पानी की बोतल पीते या हम एक टॉफ़ी खाते हैं उसमें भी हम टैक्स दे रहे हैं। हम कितना टैक्स देंगे? और एक तनख्वाहदार तबका ही है जो सब कुछ कर रहा है। ऐसे नहीं चलते हैं। आप IMF का पूरा एजेंडा जो हम पे नाफिज कर रहे हैं वो हफीज़ शेख को आपने बुला लिया है। हफीज़ शेख पहले भी क्या डिज़ास्टर्स करके गए थे, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, नेट पे दस्तियाब है, इंटरनेट पे तलाश कीजिए, आप देख लीजिए कि हमारी इकानमी को क्या धक्का लगा था। अब वही मौसूफ जो हैं दोबारा से बुला लिए गए, दोबारा से उन क़ुव्वतों के कहने के ऊपर हम इक़्तिसादी तौर पर जब दिवालिया या गरीब मुल्क होता है उसको कोई नहीं पूछता है। आप सिर्फ ड्राइवर ही बन के रह जाते हैं, शोफ़र बन के। कतरी आ रहा है तो आप शोफ़र बन गए, सऊदी प्रिंस आ रहा है तो आप शोफ़र बन गए, UAE वाला आ रहा है तो आप शोफ़र बन गए। बिल्कुल सही। यहाँ पर एक और कॉल को अगर आपकी इजाज़त तो शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मेरा नाम शिराज अंसारी है। जी शिराज, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं इनसे माशाल्लाह आप इतनी ज़बरदस्त शख्सियत को लेके आई हैं, बहुत शुक्रिया आपका। इनकी मेरी टीम लाई है, मेरी टीम लाई। चाहूँगा कि कुछ जर्नलिज्म के बारे में कुछ जिक्र कर दें, बिकॉज इनका बैकग्राउंड उसमें भी है तो हमें हमारी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। जर्नलिज्म में किस तरह का शिराज आप जिक्र चाह रहे हैं, प्लीज बताएंगे? बिकॉज इनको पुराने सारी चीजें इनको पता है कि कौन कौन अच्छे जर्नलिस्ट गुजरे हैं, और ये इसके बारे में थोड़ा सा अगर डिटेल में बता दें कि जी। बहुत शुक्रिया शिराज, हम कोशिश करते हैं कि आपकी बात को समझें और जवाब दें। समझ गया। देखिए वही शिराज साहब भी लग रहे हैं कि मैच्योर हैं, मेरी एज ग्रुप के हैं, और यकीनन इन्होंने जब अपना बचपन गुजारा होगा इसी मुल्क में तो इनको बहुत साफ़ सुथरी सहाफ़त भी नज़र आई होगी। एक हसास आदमी है और वो यकीनन मुकाबला कर रहे होंगे आज जो हो रहा है, आज जो हमने पहले भी बात की है। बदकिस्मती से अब जो हमारे पास सहाफ़ियों के नाम पे जो आ रहा है, कुछ सियासी मकासद के लिए आते हैं, कुछ प्लांट हुए होते हैं, कोई किसी का मकसद कर रहे होते हैं सब। तालीम नहीं होती, जर्नलिज़म नहीं पढ़ा होता। पहले की बात करें आप, पहले हमारे यहाँ ज़मीर न्याज़ी जैसे जर्नलिस्ट थे जिन्होंने ज़िया-उल हक़ के बदतरीन मार्शल लॉ में 2 किताबें लिख दी, प्रेस इन चेन्स एंड प्रेस अंडर सीज, जिस पर उनका खमियाजा ये था कि उनको मार्शल लॉ गवर्नमेंट ने कहीं नौकरी नहीं करने दी। इतना बड़ा जर्नलिस्ट था, इतनी गुर्बत में मर गया, मगर 2 किताबें उसने लिखी, अपनी किताब जो है उसने वापस नहीं ली, अपने ख़यालात वापस नहीं। हमारे पास मिनहाज बरना जैसे थे जो जेलों में ज़िंदगी गुजारते थे। डॉन अखबार में अल्ताफ़ हुसैन साहब थे, अहमद अली ख़ान थे, एडिटर जमील अंसारी साहब थे। उनको तो कितनी ही ऑफ़र्स आई हैं, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कितनी उनको उस ज़माने में ऑफ़र्स आती थी। डॉन के एडिटर थे वो उस हवाले से, जिसमें कि ज़ाहिर है वो एक मिडिल क्लास फैमिली के थे और आके और एक ईमानदाराना जर्नलिज़म कर रहे थे। वही उनका रोटी पानी था, वही उनका गुज़र औक़ात था। लेकिन जब इस किस्म की ऑफ़र्स आती थी वो आदमी खड़ा रहता था अपनी जगह पे कि मेरे कलम से गलत नहीं निकलेगा कभी। ऐसे लोग कहाँ हैं? बिल्कुल ऐसे लोग कहाँ हैं? हुआ ये है कि शायद वो माली तौर पे तो खुशहाल नहीं हो, लेकिन आज मैं और आप उनका जिक्र कर रहे हैं। ये लोग तारीख़ में ज़िंदा रहते हैं, ये लोग दिलों में ज़िंदा रहते हैं। और ये जो अमीर कबीर किस्म के आजकल के आप जर्नलिस्ट हैं, मैं और आप शायद आम जिंदगी में उनका तस्करा भी नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो निहायत नामुनासिब अल्फाज में, बिल्कुल, क्योंकि आंखों देखा हर एक को नजर आ रहा होता है। और अगर आज की सियासत की जर्नलिज्म की आप बात करते हैं तो एक बहुत ही ऐसा वाक़या जो तमाम दुनिया के सामने, तमाम पाकिस्तान के सामने था कि एक हफ्ता उस टॉक शो पे बड़े नामवर वो सहाफ़ी थे, एक हफ्ता मुहिम चलाई गई कि भाई डब्बे का दूध ना इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है आपकी सेहत के लिए। उसके बाद हमने देखा संडे आया, संडे के दिन शो नहीं हुआ, लेकिन मंडे से जब शो शुरू हुआ तो फिर वो कहते हैं जनाब डब्बे का ही दूध इस्तेमाल करना चाहिए, खुले दूध में तो बड़े जरासीम होते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं हो गया, एक सुपरमार्केट की जो चेन है, बिल्कुल एक चैनल के
इदारे ने जो कि कुकिंग ऑयल भी बनाते हैं। अब ये भी देख लिया ना कि चैनल वो चला रहे हैं जो कुकिंग ऑयल बनाते हैं। उनका कुकिंग ऑयल चूँकि नहीं रखा गया था उस सुपरमार्केट में, उन्होंने कितनी बड़ी मुहिम चलाई थी कि यहाँ पार्किंग का मसला, ये मसला 1 हफ्ते तक सब होता रहा था। आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट हुई है। अब उसके बाद वो किस्सा पारी ना हो गया। कम से कम पहले जिन लोगों का मैंने आपसे नाम लिया है, कम से कम पहले ये लोग, सैयद मोहम्मद तकी जैसे मैंने नाम लिया आपसे, न्याज़ फतेहपुरी का नाम लिया मैंने, उर्दू जर्नलिज्म में उर्दू साहब मजीद लाहौरी ही थे, इनाम दुरानी थे, अंग्रेज़ी में जमील अंसारी साहब थे, अहमद अली ख़ान साहब थे, अल्ताफ़ हुसैन थे। मतलब ये वो आइकॉनिक फिगर्स हैं। ज़मीर न्याज़ी साहब थे कि जिनको के देख के आज का सहाफ़ी जो है कम से कम आज शर्म से डूब मरे उनका किरदार ही देख के। बिल्कुल बिल्कुल। और जब किरदार की बात हुई है तो हम इंशाल्लाह ताला कल से डिस्कस करेंगे कैरेक्टर बिल्डिंग, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, अब हम कल इसको डिस्कस करेंगे। कैरेक्टर बिल्डिंग पे भी इंशाल्लाह ताला बात होगी। आपका बहुत शुक्रिया अंजुम रिजवी साहब, आप आते हैं और इतना ज़बरदस्त सेगमेंट हमारा करते हैं। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आप लोगों का हेल्थ कॉर्नर, जिसमें आप लोग बहुत सारी कॉल्स करते हैं, अपने मसले पूछते हैं, वो हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें जियो उठा पाकिस्तान। थैंक यू रेनम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसे कि आज हमारे इस हेल्थ कॉर्नर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि डेंटल इश्यूज़ यानी दांत के अमराज और दांत का दर्द जिनको होता है, और मेरा ख़्याल से किसी ना किसी को किसी एज में ज़रूर रहा होगा, बहुत सीवियर होता है, बहुत तकलीफ़देह होता है। और इस हवाले से और बहुत सारे इससे रिलेटेड जो अमराज हैं दांत के, उस पर आज हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयदा ज़ोफ़ी शाह ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। डॉक्टर साहबा, क्योंकि दांत की अभी बात आज करेंगे, माशाल्लाह आप डेंटल सर्जन हैं और आपका एक एक्सपीरियंस है इस हवाले से। दांत की तकलीफ़ हर एज में बहुत टीजिंग होती है, और वो कहते हैं ना, दिल की तरह जैसे हार्ट अटैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसी तरह दांत का भी दर्द बर्दाश्त नहीं होता और किसी भी टाइम किसी वक्त हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आज हम जो हमारे नाज़रीन ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हम मुख्तलिफ़ जो एज ग्रुप्स हैं उसके साथ साथ हम इसको डिस्कस करते जाएं, ताकि जो एज ग्रुप इसमें लाइक कर रहा है दांत के दर्द के हवाले से वो फेस करता है। सबसे पहले अगर मैं बच्चों की बात करूं, बहुत छोटे बच्चों की, यानी अगर मैं बिल्कुल दूध पीते बच्चों की बात, जिनके अब दांत निकलने वाले होते हैं, उस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहबा कि ये जो दांत निकल रहे होते हैं, ये जो अमल है, अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि तकलीफ़देह अमल है, और ये दांत जो निकलते हैं तकलीफ़ से, और इसमें मोशंस भी हो जाते हैं, फ़ीवर भी हो जाता है। इस हवाले से थोड़ा सा कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल। जो हमारे पास न्यूली बॉर्न बेबीज़ होते हैं, सबसे पहले तो उनकी माँ को चाहिए कि उनकी जो मसूड़े हैं उसकी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें, उसकी हाइजीन ज़रूर मेंटेन करें। हम ये समझते हैं कि उसके मुंह में दांत नहीं है तो हम उसकी हाइजीन भी नहीं मेंटेन करवाते। तो माँ को चाहिए कि आप कॉटन लें, उसको गीला करें, और सिर्फ जब भी उसको दूध पिलाएं, दूध पिलाने के बाद उस मसूड़ों की सफाई करें, तो उससे बच्चों की जो मसूड़ों की जो हेल्थ है वो आपकी बहुत बेहतर होती है। ठीक है, यानी जो दांत निकलने वाले हैं उसके लिए हेल्थ ग्रोथ होने के लिए आगे फ्यूचर में उसके लिए ओरल हाइजीन को अच्छा करने के लिए करें। और दूसरा, फिर जो माँ शिकायत करती हैं कि हमारे जो बच्चे हैं जब उनके दांत निकलने वाले होते हैं उन्हें मोशन की कंप्लेन करती हैं, बेसिकली उसका दांतों से कोई ताल्लुक नहीं है। जब दांत निकलते हैं तो बच्चों को दर्द होता है, तो वो उसको ईज देने के लिए डिफरेंट चीजें चबाते हैं, मुंह में लेना शुरू कर देते हैं। तो उसकी वजह से उनका क्योंकि वो साफ नहीं होती है, क्लीन नहीं होती है, जो चीज हाथ में आई, और क्रॉलिंग जो बेबीज हैं खासतौर पे वो हर चीज मुंह में लेने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से जो है उन्हें फिर ये प्रॉब्लम। और फीवर भी इसी वजह से होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पेन का जो ताल्लुक है, अब ऐसी सूरत में बाज़ औक़ात ये होता है कि जी एक बड़ा आम रिवाज है कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो यूज़ की जाती हैं, पेन किलर्स भी दिए जाते हैं, क्या सही है, होना चाहिए, रिकमेंडेड है? ये आप बड़ों की बात कर रहे हैं? बच्चों में हाँ ठीक है। अगर देखें, अगर फॉर एग्जांपल हमारे बच्चों के दांत 6 महीने से 2 साल की उम्र में निकलना शुरू होते हैं, अगर तो उन्हें पेन की कंप्लेन है तो सेल्फ मेडिकेशन से बेहतर है कि आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें।
वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कि आप बजाय उसके खुद ही घर में ट्रीटमेंट करें, और ऐसा ना हो कि वो फिर उस स्टेज से गुजर जाए जहाँ पे हम दांत को बचा नहीं पाएँ और फिर हमें दांत निकलवाना अच्छा, अभी जैसे बात हो रही कि बच्चे जब दांत निकलना शुरू होते हैं, कुछ लोगों में लेट निकलते हैं, तो वालिदैन ज़रा अमूमन परेशान हो लगते हैं कि अब 1 साल का हो रहा है और अभी तक जो है वो कोई दांत इसने नहीं निकाला है, कभी 1.5 साल तक भी एज पहुँचती है। तो क्या ऐसा वेरिएशंस आते हैं कि कुछ बच्चे देर से दांत निकालते हैं, कुछ जल्दी निकाल लेते हैं? देखिए, जो हमारे बच्चे होते हैं वो 6 महीने से 2 साल की उम्र में जो है उनके दांत निकलना शुरू होते हैं और 2 साल में सारे दूध के दांत आ जाते हैं। सारे दूध, ठीक है। 3-4 महीने बहुत हुआ तो 6 महीने का डिफरेंस हो सकता है। अगर उससे ज़्यादा का हो रहा है तो फिर आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें। यानी अगर समझे 1.5 साल हो गया और कोई दांत नहीं निकला, जी बिल्कुल आप रब्ता करें, तो मतलब कुछ प्रॉब्लम है अंदर। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब दांत निकल आते हैं तो बच्चे तो फिर वो कहते हैं खाने से ज़्यादा जंक फूड्स और चॉकलेट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ जाता है। ऐसी सूरत में हमने देखा है कि अक्सर, और अब ये रिवाज बहुत बढ़ता है, हमारे वक्त में शायद इतना चॉकलेट का यूज़ नहीं होता था, बहुत सेलेक्टिवली कभी खा ली होती थी। अब तो हर थोड़ी देर के बाद जो है बच्चे के मुंह में कुछ ना कुछ चॉकलेट या मीठी कोई चीज़ होती है। तो ऐसी सूरत में दांत में वो जो कीड़ा लगने का कंसेप्ट है या दांत ख़राब या डिके होने का कंसेप्ट है, ऐसी सूरत में क्या रिकमेंडेड है इस वक्त कि क्या करना चाहिए? अच्छा, देखिए, आप बच्चों को जंक फूड खाने से तो रोक नहीं सकते। जी। तो बेहतर है कि वो अगर टॉफ़ी दिन में 5 दफ़ा खा रहा है, आप उसका एक टाइम फिक्स कर दें कि उस टाइम पे आपने वो 5 टॉफ़ीज़ एक दफ़ा खा ले, लेकिन एक वक्त में खा लें, और उसके बाद उसको आप जो है ब्रश करा दें या कुल्ली करा दें, तो क्या होगा, एक्सपोजर कम होगा। ठीक है। अच्छा, ब्रश की टाइमिंग, अभी आपने ब्रश की बात की, ब्रश की टाइमिंग्स जो है वो एक ज़रूर बताइएगा नाज़रीन को, ख़ासतौर पे कि सुबह जो है वो कितनी देर हमें ब्रश करना चाहिए और रात को किस टाइम पे ज़्यादा बेहतर है, उसके बाद फिर खाने का इस्तेमाल। देखिए, बहुत सारे मिथ्स है कि आप 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, कोई नहीं करता। ठीक है। रिकमेंडेड ऐसा है कि ज़्यादा देर करना चाहिए। ज़्यादा देर मतलब आप एक मिनट इनफ है, इससे ज़्यादा कोई टाइम दे भी नहीं सकता। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास यूजुअली जो पेशेंट आते हैं बोलते हैं डॉक्टर हम दिन में 2-2 दफ़ा ब्रश कर रहे हैं, लेकिन हमारे ना दांत ख़राब हो जाते हैं। प्रॉब्लम ना जितनी दफ़ा करना है वो नहीं, आपको कैसे करना है वो आना चाहिए। अगर आपको वो सही टेक्निक आ रही है ना तो आपके दांत नहीं ख़राब होंगे, कभी भी ख़राब नहीं होंगे। अच्छा। तो आपको टेक्निक आनी चाहिए। टेक्निक से आपकी क्या मुराद है? ब्रशिंग प्रॉपरली कैसे करते हैं, प्रॉपरली कैसे करनी चाहिए? जी। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं कि दांतों में हमारे जो है आपकी मसूड़े भी आते हैं, हम मसूड़ों की हेल्थ का ख्याल नहीं करते, और यूजुअली क्या करते हैं हम ज़ोर से ब्रश करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए, ताकि ज़्यादा चमक जाए या क्लीन हो जाए। हाँ, उससे आपके क्या होते हैं, मसूड़े ख़राब होते हैं। और हम हार्ड ब्रिस्टल्स वाला जो सख्त रेशे वाले जो ब्रश है वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, वो डेंचर के लिए होते हैं। सॉफ्ट इस्तेमाल करें, और ना ब्रश को कभी भी आपने हॉरिजॉन्टल नहीं यूज़ करना, यानी वर्टिकल या राउंड, और आपने साथ में मसूड़ों की भी सफाई करनी है। आप क्या करेंगे, ब्रश होता है, आपने मसूड़े हैं उस पर 40 डिग्री 45 डिग्री के एंगल पे ब्रश को रखकर, और जेंटली जो है ना ऊपर वाले दांत है तो आपने डाउन स्ट्रोक यानी स्लाइड करना है, बजाय इसके कि आप उसके अगेंस्ट चल रहे हो। जी, स्लाइड करवाना है ताकि आपके मसूड़ों में जो खाना फंसा है वो भी आपका बाहर निकले। ठीक है। और आपको जो आइडियल हमारा है कि दिन में 2 दफ़ा ब्रश करें, फ्लॉस दिन में 1 दफ़ा करें, और माउथ वॉश करना चाहिए। फ्लॉस हम लोग की इतनी अवेयरनेस नहीं है, हम लोग फ्लॉस इस्तेमाल नहीं करते। फ्लॉस हमारा क्या करते हैं, दांतों के दरमियान जो कचरा फंसा होता है वो ब्रश आपका नहीं निकाल पाता। ठीक है। तो फ्लॉस आपका वो करता है। और दूसरा फ्लॉस की, जैसे अभी आपने बात की, क्योंकि फ्लॉस की अवेलेबिलिटी हर जगह नहीं होती है, डेंटल फ्लॉस खास तौर पे, तो वो थ्रेड्स का भी यूज़ करते हैं लोग, धागे का इस्तेमाल कर लिया। बहुत गलत है, क्योंकि हमारे पास जो आती है वो वेक्स्ड और इसका बड़ा वो होता है। अगर आप नॉर्मल थ्रेड इस्तेमाल करेंगे वो आपके मसूड़ों को नुकसान पहुंचाएगा, कटिंग करेगा, उसको कट जी करेगा। और अगर आप डेंटल फ्लॉस इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके मसूड़ को कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन उसकी भी टेक्निक है, आप उसको भी जो है ना ऐसी रफली इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब तो खैर यूट्यूब और सोशल और ये इंटरनेट का दौर है, तो हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। कुछ भी करें, एक दफ़ा यूट्यूब पे आप देख लें या उस पे, तो आपको जो है ना प्रॉपर आइडिया हो जाता है कि आपको किस तरह से क्या चीज़ करनी है। अब मैंने जो बताया वो लोगों को यूजुअली समझ नहीं आएगा, जब वो वीडियो में देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब दांत बच्चों में, ख़ासतौर पर 2 साल की हम बात कर रहे हैं, जिसमें दांत पूरे निकल आते हैं, जैसे भी आपने कहा मिल्क टीथ पूरे हो जाते हैं, तो दांत जो हैं जब वो ख़राब हो रहे होते हैं तो अमूमन डेंटिस्ट के पास जब रेफ़र करते हैं तो डेंटिस्ट ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं, आप भी रिकमेंड करती होंगी कि जी वो 4, 5, 6, 8 दांत जो है वो ख़राब हो गए, सारे निकाल दिए जाएँ जनरल एनेस्थीसिया देके या फुल बेहोश करके,
तो ये तरीक़ेकार सही। अमूमन लोग पेरेंट्स डर जाते हैं और फिर वो नहीं जाते कि डॉक्टर ने क्या बोल दिया कि सारे दांत निकाल दें, मेरा बच्चा तो बिल्कुल खाने से भी जाएगा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर उस दांत के निकलने की एज नहीं है तो बेहतर है कि उसको ना निकाला जाए, क्योंकि अगर आप उसको निकालते हैं तो जो पीछे आपका परमानेंट वाला दांत आ रहा होता है ना, उसको एक गाइडलाइन मिलती है, गाइडिंग पाथ होता है, वो दांत फॉलो कर रहा होता है उसे। अगर आप उसको निकाल देंगे तो वो जो है आपका परमानेंट दांत, उसको एक जो पाथ होता है वो नहीं मिलेगा, वो टेढ़ा मेढ़ा निकलता है। तो इसलिए कभी भी जो है ना वो आपको वक्त से पहले दाम नहीं। और अगर आपके दांत ये है कि गिरने की एज आ गई और गिर नहीं रहे, हमारे पास इतने पेशेंट आते हैं 18, 19 साल के दूध के दांत लिए हुए। अब उनसे क्या होता है, दूध के दांत तो अपनी जगह पे परमानेंट आ गया या पीछे निकल आता है। अच्छा, तो एक ये प्रॉब्लम होता है। और दूसरा फिर हाँ, पेरेंट्स बहुत डरते हैं कि हम एक साथ सारे बच्चों के दांत, कोई प्रॉब्लम नहीं है निकलवाने में, बस वो हमारे बस पेरेंट्स है ना अपने बच्चों को साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कि वो जाएगा, जबकि वक्त के साथ वो फिर दांत निकलेंगे ही निकलेंगे। अच्छा, हम थोड़ा सा अब इस एज ग्रुप से आगे निकलते हैं, टीनेजर्स पे आते हैं, क्योंकि शायद अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ट्रेंड के, बहुत आड़े तिरछे दांत निकल रहे हैं। हमारे बचपन में हालांकि ना इतनी कोई फैसिलिटीज़ होती थी, और अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह दांत काफ़ी हद तक लाइन में रहे हैं। शायद उसकी वजह मुख्तलिफ ये ड्रिंक्स का इस्तेमाल है, जंक फूड्स हैं और दूसरी चीज़ें जो डैमेज करती हैं दांत को। छालियाओं का इस्तेमाल जो है, जो टीनेजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। अब ऐसी सूरत में ब्रेसेस का यूज़ किया जाता है कि जी हमारे बच्चियों में ख़ास तौर पे कि जी वो अब शादी के करीब एज आ रही है और दांत बाहर की तरफ है, इसको अंदर करना है। तो ब्रेसेस का जो ये प्रोसेस है, ये कितने ड्यूरेशन का और इसका क्या तरीक़ाकार होता है? अच्छा, अब देखें हमारे पास वक्त के साथ साथ नई एडवांसमेंट हो रही हैं। अब हमारे पास यूजुअली एक तो आपने देखा होगा नॉर्मल ब्रेसेस हैं, आपने लगा दिए। अब एक हमारे पास एक न्यू टेक्नोलॉजी और आ गई है, इनविजिबल क्लियर पाथ लाइनर। देखा होगा, इनविजिबल आपकी ट्रे बना के देते हैं, उससे आपके उसमें आपके दांत जो है वो लाइनअप होते हैं, जल्दी हो जाते हैं। पहली बात तो ये है, आपका जो ब्रेसेस आपका 2 से 3 साल ले रहा है, उसका ड्यूरेशन आपका साल के अंदर जो है वो हो जाता है। प्लस आपको फिर एस्थेटिक इश्यूज, कुछ लोग होते हैं ना ब्रेसेस का होता है हम नहीं पहनेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, एक ये ट्रीटमेंट है। और दूसरी तो आपको पता है ये जो हम नॉर्मली करते हैं, उसमें आपका कम से कम 2 साल 1.5 साल लग जाता है। ठीक है, डॉक्टर ज़हरा हमारे साथ कॉलर मौजूद है जी। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हामिद लतीफ़ बात कर रहा हूँ। जी हामिद साहब। सर मेरा बेटा है अबू बकर, इसकी एज है 10 साल। 10 साल, जी जी। इसके दांत जो है ना खराब हो चुके थे। अच्छा। इसके दांत चॉकलेट वगैरह से खराब हो गए थे और अभी ये गिर नहीं रहे दांत, इसके दांत गिर नहीं रहे। अच्छा, हाँ जी, ठीक ठीक। तो ये डॉक्टर, और कुछ मैंने एक दो दांत वो डॉक्टर साहब ने कहा था निकाल दें तो कुछ अच्छे बाद आ जाएंगे, लेकिन तकरीबन 1 साल हो गया है उसके दांत नहीं निकल रहे। यानी अब 13 साल उम्र हो गई है या 7 साल की उम्र में निकलवाया था? 10 साल एज है, 10 साल एज हो गई। ठीक है, और अभी 10 साल की एज है और अभी दांत नहीं निकला है? अभी दांत नहीं है। ठीक है, डॉक्टर ज़हरा आप कुछ पूछना चाहेंगी इस हवाले से? मुझे बता सकते हैं कि कौन सा दांत है जो नहीं निकला है, दांत है या दाढ़ है? दाढ़ है डॉक्टर। अच्छा ठीक है, 10 साल हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी आपका जवाब डॉक्टर ज़हरा इसको डिटेल में देंगी। जी डॉक्टर ज़हरा, 10 साल उम्र है, दांत जो है वो अभी नहीं निकल रहे, जो निकाले गए थे मिल्क टीथ, तो उसके बाद परमानेंट टीथ नहीं आ रहा। अच्छा देखिए, इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर आपके दांत वक्त पे, अगर आप अभी मैंने मेंशन की थी कि रिटेन हुए हुए और नहीं निकल रहे, तो वो टेढ़े मेढ़े निकलते। इसी तरह कुछ नीचे आपकी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, तो बेहतर है कि आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें और वो आपको एक एक्सरे करके देगा। ठीक है, वो आपको बेहतर तौर पे बता सकता है कि नीचे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी कभार ना हम दूध के दांत और परमानेंट दांत में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा। होता वो परमानेंट है जिसको हम समझते हैं कि दूध का दांत है, वो हमारा, और जिन्हें निकाला नहीं जाता वो पेरेंट्स को समझ नहीं आता। अच्छा, पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा होता। जैसे कल मेरे पास एक पेशेंट आया, वो कह रही है इसका दूध का दांत है नीचे का और इसका परमानेंट निकला नहीं है, और वो उसका परमानेंट दांत था। तो वैसे थोड़ा सा जो है वो मिसकंसेप्ट है, और कहीं ऐसी सूरत में ये ना हो कि परमानेंट टीथ जो है वो निकाल दिया जाए, नीचे कुछ नहीं रहेगा। के पास जाएंगे तो यही तो जैसे अभी इन्होंने बताया, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर ज़हरा ने, आपने भी सुना कि इसमें आप डेंटिस्ट को दिखाएं और वो एक्सरेस का प्रॉपर लें और नीचे देखें कि अंदर दांत मौजूद है और उसकी डायरेक्शन है, और गैप जो दांत निकल गया और बोन के दरमियान कितना गैप है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में होते हैं दांत,
तो उसमें इतना गैप होता है कि वो थोड़ा टाइम लगाता है। तो ये चीज़ को थोड़ा क्लियर करवाइए। और एक और बात भी मेंशन करना चाहूँगी, अगर आपका दूध वाला दांत खराब है, आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, तो आपके अल्टीमेटली वो परमानेंट पक्के वाले दांतों को ख़राब करेगा। अच्छा, तो इसलिए ट्रीटमेंट आपको ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले हम बात कर रहे थे इस कॉल से पहले ब्रेसेस के हवाले से, तो आपने जैसे कहा कि अब नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, एडवांसमेंट हो गई है और ब्रेसेस का जो यूज़, अच्छा ब्रेसेस में अमूमन थोड़ा सा पेनफुल भी होता है शुरू में, क्योंकि वो पीछे की तरफ धकेल रहा होता है, ऐसा है। तो अब ऐसी सूरत में कोई ख़ास एहतियात है खाने के हवाले से आप बताना चाहेंगे लोगों को कि हाँ? अच्छा, ब्रेसेस जो हमारे नॉर्मल वाले, क्लियर पाथ की बात नहीं कर रही, जो नॉर्मल होते हैं उसमें तो वैसे भी आप पूरा मुंह बड़ा खोल ही नहीं सकते, तो आप कोई भी जो चीज़ खानी होती है वो आप बाइट नहीं कर सकते, पीछे आपको खुद ही बाइट बना के रखनी होती है। तो ये आपको कुछ एहतियातें होती है। और पेन का यही असल में खाने की फूड इम्पैक्शन बहुत होता है, तो आपको ब्रशिंग और अपनी हाइजीन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। फिर अगर जब पेन जब आपके बर्दाश्त नहीं होता तो फिर उस टाइम पे हम पेन किलर्स दे देते हैं, लेकिन अगर आपने हाइजीन मेंटेन करके रखी है ब्रेसेस के लिए कौन सी आइडियल एज बनती है जिसमें, क्योंकि अमूमन ये टीन एजेस के अंदर जो है और कंसर्न भी ज़्यादा शो किया जा रहा होता है कि अब ये वक्त है कि, तो आप क्या समझती हैं कौन सी बेहतर एज है कि जिसमें ये ब्रेसेस का इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें? देखिए वैसे तो आप किसी भी एज में करवा सकते हैं, लेकिन जो ग्रोइंग एज होती है ना, उसमें वो सबसे बेहतरीन टाइम पीरियड होता है ब्रेसेस लगवाने, यानी 18 ईयर्स से पहले। 18 ईयर्स से पहले। ठीक है। अच्छा, दूसरा स्केलिंग की हम बात करते हैं, क्लीनिंग की बात करते हैं बहुत सारे, क्योंकि आजकल ये कि जैसे अभी कहा कि चॉकलेट, छालिया और इन चीज़ों का रिवाज बढ़ गया है, तो अब वो जो स्टेनिंग हो जाती है तो अब उसका ये होता है कि क्लीन करवा लें और इनको स्केलिंग करवा ली जाए। क्या ये सही है या गलत है? लोगों का जहन में आता है कि जो इनेमल जो है, जो एक लेयर होती है प्रोटेक्टिव, वो ख़त्म हो जाती है, फिर पानी ठंडा गर्म हर चीज़ लगती है। ये अच्छा, स्केलिंग के हवाले से लोगों में बहुत मिसकॉन्सेप्शन है। सबसे पहले पेशेंट ना स्केलिंग से आपसे बहुत सारी तवक्कुआत रखता है कि आप स्केलिंग होगी तो दांत बिल्कुल वाइट हो जाते हैं। स्केलिंग जो है वो वाइटनिंग ट्रीटमेंट नहीं है, गम ट्रीटमेंट है। मसूड़ों की सफाई के लिए हम स्टेनिंग करते हैं, वो स्केलिंग करते हैं। एडिशनल अगर आपके सुपरफिशियल स्टेन्स हैं, माइनर से, वो आपके निकल जाते हैं, लेकिन अगर आपके बहुत डीप और वो स्टेन्स जो अंदर यानी गम्स के अंदर का जो एरिया दांत का है, वहां पर क्योंकि टार और दूसरी चीजें डेवलप हुई, स्टेन्स को भी रिमूव करता है, लेकिन ये वाइटनिंग नहीं है, ये वो है। अच्छा, दूसरा मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैंने नया डेंटल स्कूल ज्वाइन किया था, तब मेरे जहन में भी ये था स्केलिंग से आपके दांत खराब होते, तो जिंदगी में कभी स्केलिंग नहीं कराई। मसूड़ों की हेल्थ इतनी ख़राब थी, नीचे के दांत हिलना शुरू हो गए थे। फिर जाहिर सी बात है, जब आप खुद इस फील्ड में आते हो, जाके कराई तो विद इन 2 वीक्स मेरे जो दांत, मसूड़ों की हेल्थ बहुत बेहतर होना शुरू, और जो दांत हिल रहे थे वो कम हो गए हिलना। अच्छा, यही मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि गैप डेवलप हो जाता है मसूड़ों और दांतों के दरमियान। हाँ, अब ये है इनिशियल स्टेज। अगर आप सीवियर स्टेज की बात करते हैं, जहाँ आपका टार्टर बहुत एक्यूमुलेट हुआ है, टार्टर क्या करता है, आपकी बोन को रिजॉर्ब करता है और उसकी जगह ले लेता है। ठीक है। तो आपका जो हड्डी का सपोर्ट होता है, उसकी जगह आपका दांतों की सपोर्ट हो जाती है। जी। तो जब आप उसको निकालते हैं तो अब हड्डी तो है नहीं, टार्टर तो है नहीं, दांत तो हिलेगा। तो आपने इनिशियल स्टेजेस पर ही स्केलिंग करा ली होती तो आपको ये इतनी प्रॉब्लम नहीं होती बाद में। अच्छा, दूसरी जो स्मोकर्स हजरात जो हैं, ठीक है, इवन मैं खुद भी स्मोक करते हैं, तो स्मोकिंग के अंदर जो है वो डार्क एरिया जो है पीछे की तरफ डेवलप होता है, अमूमन लोग उसको खुरचते हैं या क्लीन करने की कोशिश करते हैं। क्या ये सही है? क्योंकि उस टार को हटाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए सही बाहर से। उससे एक तो ये प्रॉब्लम होता है कि अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके मसूड़ों के दरमियान स्पेस बनना शुरू होता है, आपकी स्माइल ख़राब हो जाएगी, एक ट्राइंगल बन जाता है। फिर वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये हमारा ट्राइंगल बन गया, अजीब मसूड़ों में से गैप, हाँ, इंटरडेंटल जो आपको, तो वो आपकी एक ये लुक ख़राब होती है। आपको कभी भी ना कोई भी बाहर की चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए दांतों में। आप डेंटिस्ट के पास जाएं, स्केलिंग कराएं, वो सबसे बेस्ट है। और दूसरा आपकी एक तो स्मोकिंग, और दूसरी हमारे पास आपने खुद ही देखा होगा कि जो नीचे वाले दांत है जो ज़बान को फेस करें, वहाँ पे आपका ज़्यादा टार्टर एक्यूमुलेट होता है, स्टेनिंग, तो वहाँ पे आपकी जो थूक प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड है ना, वो वहाँ पर खुलते हैं। अच्छा। उसकी वजह से एक तो वो बढ़ जाती है प्रॉब्लम कि आपकी वो खुल रही है, उसकी वजह से टार्टर हो रहा है, प्लस फिर आप स्मोकिंग भी कर रहे हैं, प्लस हाइजीन भी मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो ये चीज़ें एक दूसरे को ऑगमेंट करती हैं। तो बेहतर है कि आप खुद ट्रीटमेंट ना करें, कोई ऐसी चीज़ ना लॉन्च करें। ठीक है डॉक्टर साहब, एक छोटा सा वक्त है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं तो दोबारा आप यहीं से अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।
नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे क्लीनिंग के हवाले से कि ख़ुद से जो है वो अपने तौर पे कोई भी हार्ड चीज़ जो है वो ना इस्तेमाल की जाए, कैविटीज़ ख़ास तौर पर बन जाती हैं। अब मैं इस पर आ रहा हूँ थोड़ा सा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कि दांत में कीड़ा लगने का कंसेप्ट बहुत सारे लोगों के जहन में ऐसा भी आता है और एक माइंड बना हुआ है कि जी कोई एक सिंगल एंटिटी है, कोई ऐसा कीड़ा है जो कि दांत के अंदर लॉन्च किया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा, ये कीड़े का जो कंसेप्ट है दांत में और ये किस तरह लगता है। अच्छा, सबसे पहले तो एक बात है कि जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे दांतों पे एक सरफेस लेयर जम जाती है, जिसे हम प्लाक कहते हैं। अगर हम उसको नहीं हटाएं तो वहाँ पे हमारा जो बैक्टीरिया वो फर्मेंट कर जाता है, जिसकी वजह से हमें कैविटी हो रही है। अगर आप गंदगी को साफ़ नहीं करेंगे तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। तो हमारे वहाँ पे कीड़ा लग जाता है, इसलिए बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन है, बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन। और ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनमें जो है हमारे टीथ परफेक्टली अलाइन नहीं होते, खाना उनमें ज़्यादा फंसता है, कैविटी के चांसेस उनमें ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो जो जिनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं उनको चाहिए कि अपनी हाइजीन का बहुत ख्याल रखें, खास तौर पे नाइट ब्रशिंग की आप बात करते हैं। एग्जैक्टली, ब्रशिंग अपनी उनको बहुत बेहतर करनी चाहिए, क्योंकि उसकी एक तो उनके टेढ़े मेढ़े दांत, खाना फंस रहा है, सही लॉजिंग ज़्यादा हो रही है जी, और फिर उसको निकालना भी एक मुश्किल। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसका ट्रीटमेंट की बात करते हैं, बहुत पेनफुल होता है। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, जो नाजरीन भी चाहेंगे कि वो आपसे पूछें, मैं उनकी तरफ से समझे आपसे पूछूं कि बहुत अचानक रात को 10 बजे 11 बजे या लेट नाइट में अचानक दर्द शुरू हो गया, अब कोई मेडिकल स्टोर करीब में नहीं या क्लिनिक नहीं और सिवियरिटी इतनी ज़्यादा है, ऐसी सूरत में क्या किया जाए? क्योंकि दांत का दर्द पे बर्दाश्त नहीं होता, ना सोने देता है, क्या क्या एटलीस्ट इतना कर दिया जाए कि जो उसकी सिवियरिटी या इंटेंसिटी में वो कम हो जाए। तो उसके लिए सबसे बेहतर होता है कि आप नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुल्लियाँ करें, बेस्ट एंटीसेप्टिक है। अच्छा, आप वो कुल्ली करेंगे तो उससे आपको क्या होगा, वहाँ जो भी गंदगी फंसी है ना आपके वो बाहर निकलेगी, तो जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा होता है। जब वो आपका कॉज हटेगी थोड़ी सी तो आपकी पेन जो है ना वो आपका थोड़ा कम होता है। फिर लोग घर में जो है, अब हमारी जो बड़े बूढ़े हैं वो लौंग रख लेते हैं, तो डिफरेंट है, घर के टोटके होते हैं, उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा। लेकिन वो इलाज नहीं है। सही इलाज आपको प्रॉपर जो है वो आके कराना पड़ेगा। इलाज इसका क्या बनता है? देखिए, अगर तो कैविटी आपकी नसों के करीब नहीं है कीड़ा, तो उसमें हम फिलिंग कर देते हैं। लेकिन अगर वो नसों के करीब है या नसों तक पहुंच चुकी है तो फिर हमें रूट कैनाल करना पड़ता है। रूट कैनाल जो है इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर पेनफुल है, लेकिन जब इन्फेक्शन हो चुका हो, इन्फेक्शन में सुन नहीं होता। अच्छा, तो पहले कोशिश होगी कि इन्फेक्शन को जी कंट्रोल करें, उसके बाद जो है फिर हम स्टेबल करने के बाद पेशेंट को, तो जो इन्फेक्शन के साथ आते हैं बोलते हैं डॉक्टर कर दें, क्योंकि मोस्टली हमें बस स्वेलिंग के साथ आ रहे होते हैं, वो मेडिसिन से उनको कोई फायदा नहीं यानी होता। फिर पहले एंटीबायोटिक्स का जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं उसका एक कोर्स करें 5 से 7 दिन का, जब वो स्टेबल हो जाए, इन्फेक्शन ट्रीट हो जाए, फिर रूट कैनाल। लेकिन जैसे कुछ लोग स्वेलिंग के साथ आते हैं, अब स्वेलिंग आपकी एंटीबायोटिक इतनी जल्दी नहीं कवर करती, तो फिर उस टाइम पे हमें खोलना पड़ता है दांत को, मतलब रूट कैनाल करनी पड़ती है। तो वो थोड़ा उस टाइम पे इट्स वेरी पेनफुल प्रोसीजर। जो लोग कहते हैं ना कि बहुत पेन होता है, वो इसलिए होता है, इन्फेक्शन होता है, आपका सुन नहीं हो पाता जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि रूट कैनाल तो चले एक पूरा प्रोसेस है जिसके तहत आप जड़ों को ख़त्म करते हैं और फिर उसको फिल करते हैं। टेम्परेरी फिलिंग का भी एक वर्ड सुनने में आता है, ये किस वक्त यूज़ की जाती है? टेम्परेरी फिलिंग्स जो है ना वो बेसिकली एक हमारे पास GIC है, मेडिकेटेड फिलिंग है। वो हम डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो कीड़ा है वो नसों तक पहुंचा नहीं है लेकिन करीब है, हम वहाँ पे थोड़ा कीड़ा हमने वहाँ छोड़ दिया, वहाँ पे हमने टेम्परेरी पेशेंट को बता दिया कि अभी आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा, जैसे जिनको रूट कैनाल नहीं करवानी होती। सही। तो उनमें फिर हम टेम्परेरी फिलिंग्स डाल देते हैं, लेकिन वो ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। किस वक्त रूट कैनाल बनता है कि इसको रूट कैनाल कराया जाए और किस वक्त नहीं? क्योंकि पेन तो बात ऐसा होता है कि कभी हुआ और फिर बाद 6 महीने साल तक ऐसा नहीं हो रहा। सबसे पहले पेशेंट का एक्सरे करते हैं। ठीक है। एक्सरे में पता चल जाता है अगर कीड़ा नसों के करीब है तो यानी बैक्टीरिया वहां तक चला गया है। ठीक है, तो लाजमी तौर पे रूट कैनाल आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात नहीं करवाया और रूट कैनाल ना कराने की वजह से वो टूथ को एक्सट्रैक्ट करवा लिया, दांत को निकलवा दिया, अब हो गया वहाँ पे गैप जी। तो ऐसी सूरत में ये जो ब्रिजिंग का वर्ड सुनते हैं, ये क्या चीज़ है? अच्छा, ब्रिजिंग में हमारे पास क्या होता है कि हमने दांत निकलवा दिया, अब हमारे पास पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब हमें तो यहाँ पे आप दांत लगवाना है, तो हम उन्हें डिफरेंट ऑप्शन देते हैं। आप रिमूवेबल पे चले जाएं, परमानेंट पे चले जाएं। रिमूवेबल पे होता है निकालने चढ़ाने वाले जो डेंचर्स आते हैं, उसमें कंप्लाइंस इशू होता है,
और जो पेशेंट जो नॉन अफोर्डेबल होते हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर हम उन्हें डेंचर्स प्रेफर करते हैं। उसके बाद फिक्स में क्या होता है, फिक्स में भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, आइदर यू गो फॉर ब्रिज और आइदर यू गो फॉर इम्प्लांट। इम्प्लांट का मतलब ये कि पूरा दांत जो है वो बोन के साथ लगा दिया जाए। उसमें फ़ायदा क्या होता है, आपके बराबर के दांत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते। ब्रिजिंग में जो है ना, आपको आगे का और पीछे दोनों के दांत को काटना पड़ता है सपोर्ट लेने के लिए। तो वो दिस इज़ अ ब्रिजिंग प्रोसीजर। तो लोग उससे भी थोड़ा घबराते हैं कि हमारा जो सही दांत है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो इसलिए हम उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस देते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। उम्मीद है कि नाजरीन जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। मुख्तलिफ एज ग्रुप्स को हमने कोशिश की कवर करने की। टॉपिक तो इतना बड़ा है कि इस पर जितनी बात की जाए कम है। बहरहाल इस वक्त हमारे सेगमेंट का टाइम ख़त्म होता है। नाउ इट्स ओवर टू यू रेनम। शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर अताउर रहीम। जल्दी हम इसको वाइंड अप ही कर रहे हैं। जी बिल्कुल जल्दी वाइंड अप कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी टीथिंग का इशू रहता था। तो एक जाते मैं बात कहना चाहूँगी कि आजकल के बच्चे दूध से बहुत दूर भागते हैं, दूध का इंटेक नहीं है, इसकी वजह से भी टीथ के जो है वो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। क्योंकि मैं भी दूध से दूर भागती थी, तो मेरे साथ भी टीथ के बड़े इश्यूज़ रहते थे। कल एक नए शो, एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ आपकी स्क्रीन पर हाजिर होंगे। तब तक मुझे, मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें, पसंद करते रहें, देखते रहें। जी उठा पाकिस्तान, सईदा रनम फातिमा की जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।